एज यू माइट नो इंडिया में तो बड़ा चलता है ये रशिया वाला जोक ना, 6,000 6,000 6,000। आप रशिया गए हो, आपकी चीजें भी वायरल हुई है, वहाँ पे भी चलता है इंडिया के लिए ऐसा कुछ जोक? अभी आप पे ये जोक पड़ेगा, जब हम पे ये जोक पड़ेगा अपने सिस्टर्स, अपने माँ बहनों पे 5,000, कितना फील होगा अपने को? बहुत बुरा। मैं जब उज्बेकिस्तान में था तो वहां से मेरी दिल्ली की फ्लाइट थी वाया अफगानिस्तान। एक दिन मेरा काबुल में हॉल्ट था। तकरीबन 10-12 लोग, अ डजन ऑफ पुलिस ऑफिसर, बंदूकधारी ने मुझे घेर दिया। Guns and everything and they were around you. Yes, this is very unsafe place। एक हफ्ते पहले ही यहाँ पे कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, अब भी इसी लेन में। लड़कियां तो एक्सपोज करने लग गई है, सब्सक्रिप्शन देने लग गई है, अपना एक लिंक बना दिया है कि सब्सक्राइब फॉर मोर हॉट कंटेंट। 2 पीस का एक फोटो डाल दिया या फिर ऐसे आई बेट यू डोंट नो दिस। कोई भी ट्रिप करनी है आपको 3 पी चाहिए। जैसा कि कैप्चर ट्रिप पे होता है, वी एक्चुअली डू ग्रुप ट्रिप्स। एक ट्रिप प्लान हो गई है कि आपको कसौल लेके जाएंगे या मनाली या यूरोप या डूइंग इंटरनेशनल डोमेस्टिक बोथ। तो वहाँ पे बेसिकली ये होता है कि अगर मैं एनरोल कर रही हूँ तो ऐसे क्या पता 10 जने और अलग एनरोल कर रहे होंगे जिनको मैं नहीं जानती। बट इंडिया में जो चल रहा है 100% रॉन्ग है। यहाँ के लोगों में सिविक सेंस नहीं है, उसको ठगने का प्रयास किया जाता है काफी टूरिस्ट जगह पे। लड़कियां जब फॉरेन गर्ल्स, इनफैक्ट इंडियन लड़कियां भी जब शॉर्ट्स पहनेगी तो उसका भी एक अलग बिहेवियर। सरकार ने यहाँ पे टूरिज्म का जो बजट है ना वो इतना बनाया ही नहीं है, या फिर पहले से ही ऐसे चलता आ रहा है, आई डोंट नो। जैसे ही मैं कजाकिस्तान लैंड करता हूँ मेरे को इतने सारे मिस कॉल है मेरे फादर के। उसी दिन 7 या 8 अक्टूबर था, उसी दिन गाजा ने हमला किया था। What are you saying? Yes, same day. So I think let's begin with this कि आपने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी? आई थिंक हर कोई यही जानना चाहेगा सबसे पहले कि फर्स्ट आइडिया या फर्स्ट थॉट कब आया कि मुझे ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर ही जाना है? ये एकदम कुछ अलग तरीके से ही थॉट था। मतलब ये स्टोरी ऐसी है कि किसी के सहारे से हुआ है, किसी थॉट प्रोसेस के सहारे से। मतलब कैसा है कि 2021 आफ्टर कोविड मैं मिड जून की आसपास के मैंने रशिया एक ट्रिप करी थी। उसके बाद ही मेरा जो भी हुआ है जर्नी अच्छे से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद से ही मैं नॉन स्टॉप लगातार ट्रैवल करते आया हूँ। आप कह सकते हो ये करता धरता ट्रिप थी मेरी, है ना? अगर यूट्यूब पर्सपेक्टिव से बात करें तो। लेकिन अगर मैं पीछे जाऊँ जहाँ से असली स्टोरी स्टार्ट होती है वो है 2014 जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसके बाद 3 साल मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करा जहाँ पे मेरे फादर साहब यूज्ड टू वर्क, है ना? वो भी जहाँ जॉब थे वहीं पे मैं जॉब लग गया था। लेकिन मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था बिकॉज मैं क्या ही कपड़े बेच रहा हूँ, मतलब क्या ही कर रहा हूँ, है ना? लेकिन हाँ, तब तक मेरा सेल्स वगैरह काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था। आई मीन आई वॉज अ गुड सेल्समैन। तो मुझे ये पता था कि मैं बोल तो अच्छा सकता हूँ, ठीक है। फिर कैसा था कि मैंने स्कूल में रैगिंग झेली थी, मैंने कॉलेज में भी मेरे साथ रैगिंग हो चुका था, है ना? मेरे इतने कोई फ्रेंड्स थे नहीं, पढ़ाई में ठीक ठाक ही था, कोई दिक्कत नहीं। लिमिटेड फ्रेंड्स थे, वो भी थोड़े बहुत आसपास के, मेरे से 2-3 साल छोटे उम्र के, नॉट विथ माई कॉलेज फ्रेंड्स और उतना क्लोज नहीं था इनके साथ। तो हमेशा से ये था कि भाई सबको बताना है कि प्रतीक जैन भी कुछ है ना? तो उस टाइम तो एक ही तरीका था, आप बता सकते हो, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम। ऐसे किसी के घर जाके तो नहीं बता सकता कि देखो भाई प्रतीक जैन भी कोई है ना? तो मैं सोचता था कि इन पे कुछ अच्छे पोस्ट अगर मेरे हो जाए, जैसे कि कुछ अमेजिंग, तो वो लोग भी सोचे कि हाँ यार प्रतीक जैन ने ऐसा कर दिया। तो मेरा ड्रीम था 2 व्हीलर का, है ना? एक्टिवा बोलो, जुपिटर बोलो, जो मर्जी बोल दो। तो मेरा ड्रीम था मेरे पास ये होनी चाहिए। और ये कब? जब मैं स्कूल में था तब नहीं, जब मैं कॉलेज में था तब नहीं, तब तो मेरे पेरेंट्स दिला भी नहीं रहे थे। मतलब सारा ही चीजें होने के बाद जब एक आदमी एक फाइनेंशियली अपना करियर बनाने जाता है, फिर शादी करने जाता है, राइट, वो टाइम पे मैं सोचता था कि काश मेरे पास 2 व्हीलर हो। तो मैंने बहुत मनाया फादर साहब को। सो बेसिकली हम लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता था। ओके। तो इट्स नॉट इजी कि 65,000 का एक बार 2 व्हीलर ले लो। एंड दैट टू मेरे फादर बहुत डरते थे बिकॉज मेरी 2 एल्डर सिस्टर, दोनों की शादी, बोथ आर मैरिड, दोनों की हो चुकी है, और लड़के में मैं अकेला ही हूँ। एंड बीइंग अ मारवाड़ी जैन बॉय, पेरेंट्स कहाँ से सपोर्ट करेंगे कि हाँ बेटा 2 व्हीलर ले, 65,000 देता हूँ मैं, है ना? और तू क्या चला इधर उधर, इम्पॉसिबल। फिर भी मेरे फादर को मैंने मनाया, वो माने। मैं गया और लगभग टोकन दे ही दिया था। मैं बोला कल अच्छा दिन है, कल मैं टोकन देके बुक कर रहा हूँ जुपिटर, ठीक है। फिर रात को फादर ने बोला कि नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं बोला कि यार मेरा सपना टूट गया। अब देखो सपना भी कैसा, 2 व्हीलर का, हाँ। तो बोला सपना टूट गया। तब तक मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे क्योंकि मैं जॉब भी करता था, लेकिन परमिशन नहीं थी तो नहीं, है ना। फिर मेरा सेकंड सपना था कि मैं एक ट्रिप करना चाहता हूँ शादी के पहले, इंटरनेशनल ट्रिप, ओके, ठीक है।
तो मैंने फादर साहब को बोला पासपोर्ट बनाना है डॉक्यूमेंट्स के, तो बोले कि नहीं पासपोर्ट क्यों चाहिए, है ना। चुपके से मैंने पासपोर्ट बनाया, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स इधर उधर मैंने ही रेक्टिफाई करे, सरनेम के वजह से कुछ इश्यू थे, सब कुछ करके पासपोर्ट आया। फिर मैंने सोचा कि ट्रिप तब तक 2017 हो चुका था एंड मेरे को ट्रिप करनी थी। अब ट्रिप का भी ऐसा सीन है कि देखो कोई भी ट्रिप करनी है आपको 3 P चाहिए, पासपोर्ट, पैसा और परमिशन। ये 3 P's का रूल है भाई, है ना। बीइंग एन इंडियन फैमिली आपको पेरेंट्स की परमिशन चाहिए, आपको 100% पैसा चाहिए, आपको 100% पासपोर्ट चाहिए अगर आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो मैंने पासपोर्ट तो चुपके से कर लिया था, परमिशन और पैसा मेरे पास थोड़ा सेविंग था कि भाई 25-30 हज़ार रुपया है मेरे पास, तो मेरे को एक बजट बैकपैकिंग ट्रिप करना है। तो मैंने YouTube के सहारे देखा, कंज्यूम किया इंटरनेट और YouTube के सहारे कि कैसे मैं थाईलैंड सस्ते में करूं, क्योंकि लिए दूसरे के वीजा अप्लाई करने की हिम्मत नहीं थी, फर्स्ट ट्रिप, एंड थाईलैंड इज द इजीएस्ट वे टू ट्रैवल फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो मैंने रिसर्च करी वगैरह। अब मैंने दोस्तों को पूछा क्योंकि अकेले तो मेरे को जाने देंगे नहीं, तो दोस्तों के पास पासपोर्ट था, पैसे थे, जो कॉलेज दोस्त थे वगैरह, बट मना कर देते कि नहीं यार ऐसे ऐसे, मतलब कंजूसी के क्या पता नहीं क्या बोल सकते हो उसको। तो फिर मैं बोला अब जाओ तो जाओ कैसे। फिर लकीली 1 हफ्ते में ही मेरा एक दोस्त बन गया। उस टाइम मैं जिम करता था, हालांकि अभी लगेगा नहीं कि भाई जिम कर रहा है, तो उस टाइम मैंने जिम चालू की थी। तो लकीली मेरा एक दोस्त बन गया और उसने कहा कि मेरा भी सेम प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसा है थोड़ा, पासपोर्ट भी है, लेकिन कोई दोस्त नहीं है, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो अपन करते हैं ऐसा। तो घर वालों को मैंने झूठ बोला कि मेरा जो कॉलेज फ्रेंड है ना, वो, मैं और उसका एक कजिन दोस्त है जो इधर ही रहता है भाईंदर, लाइक जिम में मिला है, हम तीनों जा रहे हैं, ठीक है। तब जाके वो माने। अगर मैं कहता कि मेरा एक नया दोस्त बना है तो भी नहीं मानते। तो ऐसा झूठ बोल के मैंने थाईलैंड ट्रैवल करा खुद से, रिसर्च करके, ठीक है। मेरा पूरा खर्चा मुंबई से मुंबई तक 27 हज़ार रुपया आया था, जिसमें फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड था। तब मैंने कोई व्लॉगिंग चालू नहीं करी थी, लेकिन मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं सस्ते में ट्रैवल कर सकता हूँ खुद से। तो मैंने सोचा कि साल में अगर मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम करूँ जिससे साल का अगर मेरा एक ऐसा 25-30 हज़ार का ट्रिप फुकट हो जाए ना, बस भगवान बहुत मेहरबानी। तो वो इंस्टाग्राम फेसबुक पे फोटो डाल सकता हूँ कि यार प्रतीक हर साल एक ट्रिप करता है, लोग ऐसे समझेंगे। जस्ट फॉर दैट सेक, जस्ट फॉर दैट सेक मैंने यूट्यूब चालू करा। 2018 में मलेशिया सेम 22-25 हज़ार के अंदर अंदर पूरी ट्रिप निपटाई, अगेन विद द सेम फ्रेंड। वहां से मैंने यूट्यूब चालू करा तो 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो गए थे और थोड़ा ऐसे लग रहा था कि चलो हो सकता है। फिर मेरे को पता है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि जॉब करता था, तो वो जॉब से हटके मैंने बिजनेस चालू किया खुद से, कपड़े मार्केट का। लेकिन मेरे को पता इसका फ्यूचर इतना होगा नहीं, तो मेरे को कोई साइड इनकम अलग से करना पड़ेगा। थोड़ा बनिया दिमाग तो था पहले से, है ना, कि पैसा कैसे कमाना है, कि मतलब ऐसे सोर्स ऑफ इनकम में नहीं रहना है कि भाई कुछ आगे कमाए ना, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो वो, हमेशा ये दिमाग रखना ही रखना है, ठीक है। तो मैं फिर बिजनेस चालू करा, 6 मंथ थोड़ा बहुत ठीक ठाक कमाया मैंने, 50-60 हज़ार रुपया प्रति महीना के हिसाब से मैं कमाता था उस टाइम पे। तो मेरे को अच्छा खुशी था। फादर भी रिटायर्ड हो चुके थे बिकॉज उनका एंजियोप्लास्टी हो चुका था, तो रिटायर्ड ऑलमोस्ट हो चुके थे, ठीक है, अभी भी रिटायर्ड ही है वो, ऑल हैप्पी नाउ। सो उस टाइम ऐसा सीन था कि मैंने फिर जॉब एप्लीकेशन चालू की naukri.com वगैरह में, कि कोई ट्रैवल कंपनी में जॉब लग जाए, क्योंकि थोड़ा नॉलेज और इंटरेस्ट दोनों है। तो एक कंपनी ने मेरे को सिलेक्ट कर दिया और इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट भी हो गया। मैं बोला यार जिंदगी में पहली बार मैंने नौकरी का क्या बोलते हैं उसको, इंटरव्यू दिया और मैं सिलेक्ट हो गया। क्या जोरदार है यार, मतलब ये चीज़ तो मेरे को फिर जब मैं ज्वाइन किया तब पता चला कि भाई ये उटेली कंपनी है, उटेली पार्टी है, मतलब ये पिछले काफ़ी महीनों से लॉस ही कर रही है और ये सिर्फ ये एक ही बेचती है डेस्टिनेशन भूटान, उसके अलावा नहीं बेचती है, ठीक है। तो मैं फिर भी ज्वाइन हुआ, बोला ठीक है 25 हज़ार सैलरी, ज्वाइन हो गया। 2-3 मंथ बाद मैंने उस कंपनी को प्रॉफिटेबल में ला लिया, क्योंकि मेरे सेल्स अच्छे थे, मेरी कोल्ड कॉलिंग वगैरह, मैंने भूटान के ट्रिप्स काफी बेचे। मैंने सर को बोला सर मेरे को यूट्यूब भी धीरे धीरे मेरा पैशन है, करना है मेरे को। तो मैंने ना 1 हफ्ते बाद की ट्रिप प्लान कर दिया, वियतनाम प्लस थाईलैंड 7 दिन का, क्योंकि सस्ती टिकट मिल रही थी। सर भड़क गए कि यार तेरे को 3 महीना भी नहीं हुआ, तू ऐसे ऐसे कर रहा है और 1 हफ्ते पहले बोल रहा है, ऐसे थोड़ी छुट्टियां मिलती है। कभी कॉर्पोरेट में काम किया है कि नहीं किया? कॉर्पोरेट कल्चर इज सच। मैं बोला कि भाई नहीं किया है मैंने, पहली बार कर रहा हूँ। हाँ। बोला ऐसे नहीं होता है। बोला अभी क्या करूँ, अभी टिकट तो बुक कर दी है मैंने।
बोले कि अभी ये एक हफ्ता बचा है ना, एक हफ्ते में मेरे को 60 से 70 हजार का प्रॉफिट करके दे तो मैं अलाउ करूंगा तेरे को। मैं बोला ठीक है, तो मैंने लकीली 75,000 का प्रॉफिट करके दे दिया उनको, है ना। और वो प्रॉफिट जितना होता मेरे को भी उतना फायदा था, क्योंकि 10% उस पर भी कमीशन मेरे को मिलता जितना प्रॉफिट होता। अगेन मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था वो। मैंने ट्रिप करा, धीरे धीरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, है ना, वो ट्रिप के बाद वगैरह। फिर आ गया कोविड। कोविड में ऐसा हालत हुआ कि नौकरी वोकरी सब चली गई, सब घर में, पूरी दुनिया, मतलब हालांकि सबकी वाट लग गई थी, बट मैं सब कुछ बंद हो गया। तो मेरा एक लकीली कुछ एक सोर्स ऑफ अफिलिएट मार्केट कहीं से मेरे को कुछ आया था, है ना, कि अगर आपके लिंक से कुछ ये चीज परचेस होती है तो आपको कमीशन मिलेगा। तो ये चीज पे मैं विश्वास करता नहीं, क्योंकि कभी हुआ ही नहीं था। 2-3 महीने बाद मेरे को एक इंस्टाग्राम में किसी का मैसेज आया कि भाई मैंने वो चीज आपके लिंक से परचेस करी थी, तो ये कितने दिन में आता है? बोला 15 दिन में आ जाता है। फिर मैंने सोचा कि अगर इसने परचेस की होगी तो लोगों ने की होगी। मैं डेटा एनालिस्ट उसमें गया, वो क्या बोलते हैं वो लोग भेजते कुछ लिंक, आप डेटा चेक कर सकते हो, डैशबोर्ड, करेक्ट। तो डैशबोर्ड में चेक करा, मैं बोला कि यार 40,000 रुपया मेरा कमीशन बता रहे हैं। तो मैंने उनको मेल भेजे, रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैंने गालियां भेजी कि यू आर, आई कर्स यू, ऐसा वैसा, कि आपको श्राप मिलेगा, ऐसा। वो इंटरनेशनल कंपनी थी। तो उन्होंने बोला कि सॉरी, एक्चुअली हमारा कंपनी शिफ्ट हो गया था, इसलिए हम रिप्लाई नहीं कर पाए, मैनेजमेंट पूरा शिफ्टिंग था, बट आपको इसी हफ्ते में आ जाएगा पैसा। मतलब पेपल वेपल मेरे को तो कुछ पता नहीं था। पेपल डाउनलोड किया, फॉरेन से जब पैसा आता पेपल yes. मैं सब देखा, सीखा कि पेपल से कैसे लिंक करते बैंक अकाउंट, ये वो मैंने सब करा। पैसा आया तो भी विश्वास नहीं आया, क्योंकि पेपल से अब तक बैंक अकाउंट में थोड़ी आया। तो तब तक विश्वास नहीं होता मेरे को। तो फिर जब दूसरे दिन बैंक अकाउंट में आया तब पता चला कि आता है भाई इससे पैसा, है ना। तो मैं खुश हो गया बहुत कि यार देखो तुम लोग सब घर पे बैठे हो, कमा नहीं रहे हो, 40,000 आ गया। और यू वोंट बिलीव, उसके बाद हर महीने मेरे को 30-35 ऐसे आ रहे पैसे उससे। एवरी मंथ एवरी मंथ। ओह नाइस। तो ये आ गया, फिर अक्टूबर मंथ आ गया, अगस्त से चालू, अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3-4 महीना आया मेरे को। मैंने फिर केदारनाथ बद्रीनाथ का प्लान किया। मैं बोला कि कोविड भी ठंडा हो चुका है थोड़ा, है ना, तो जॉब वॉब तो अभी है नहीं, तो एक ट्रिप करता हूँ। घर वालों को बोला कि अभी पैसा आ ही रहा है तो थोड़ा प्लीज करने दो। बोले ठीक है। और फिर हाँ, धीरे धीरे 25,000 सब्सक्राइबर भी हो गए मेरे। तो मेरे को दिसंबर में प्राइवेट जेट का ऑफर आया। सो यू आर टेलिंग मी आपके YouTube पे 25,000 सब्सक्राइबर्स तब तक हो चुके थे? हाँ, मतलब 2020 एंड तक हो चुके थे। इंस्टाग्राम मैंने चालू नहीं करा था तब तक, 1,000-1,500 फॉलोअर ही थे। इंस्टाग्राम में कुछ कंटेंट नहीं डालता था, तो वो हो चुके थे। फिर प्राइवेट जेट का ऑफर आया, बिकॉज जो ये बिजनेस से रिलेटेड थे, उन्होंने कहा कि हम रेंट करवाते हैं प्राइवेट जेट। मैं आपके वीडियोस बहुत देखता हूँ, तो आपको फ्लाई करना है, कर सकते हो मेरे साथ। That's amazing. हाँ, तो मैंने कहा कि ठीक है कर सकता हूँ। फिर लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ से बेंगलोर जा रहे, आने का जो नॉर्मल कोई भी फ्लाइट का टिकट है वो आपका करना पड़ेगा खुद से। मैं बोला ठीक है, 4-1 हज़ार रुपया लगेगा, है ना। मैंने घर वालों को बोला, पापा बोले 4,000 फ्री में थोड़ी आता है। बिल्कुल सही बात। बट मैंने उनको बोला लेकिन प्राइवेट जेट में मिल रहा है उड़ने, मतलब लाखों की टिकट होती है। तो उनको वो चीज समझ नहीं आई, तो मना कर दिया। अभी ट्रिप करके आया था ये, मतलब केदारनाथ बद्रीनाथ जी का, तो नहीं। मैं बोला ठीक है। फिर उन्होंने एक और बार ऑफर करा विद इन 15 डेज, मतलब दिसंबर की बात है 2020। उन्होंने कहा कि ये आप बहुत लकी हो कि ये एक और ऑफर आ गया है कोलकाता का। मैंने बोला ये मेरे को मिस नहीं करना है। एक बार प्राइवेट जेट का फुकट में मिल रहा है, 15 लाख की टिकट है वो, कम ऑन यार। तो मैंने पापा को बोला, पापा ने बोला आने की कितने की है? मैं बोला कि वो 7,000 की आने की। लेकिन चुप रहे, 7,000, मतलब प्लीज़ मेरे को जान दो, प्राइवेट जेट मजाक नहीं। अपने कोई भी रिश्तेदारों ने, भले वो 200 करोड़ की पार्टी क्यों ना हो, प्राइवेट जेट में नहीं उड़े। बिजनेस क्लास में उड़े रहेंगे लेकिन प्राइवेट जेट में नहीं उड़े। मैं एक पहला रहूँगा जो प्राइवेट जेट में उड़ा, बात को समझा करो। तो बोले कि वो ठीक है, अलाउ किया। मैं फिर गया, एक वीडियो बनाई, वो वायरल भी हुई, तो उसकी वजह से 30-32 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए। एक और एक पुश मिल गया थोड़ा। You are saying with that one video 30,000? नहीं, 25,000 से 32,000 के कुछ, वो एक फास्ट पुश मिल गया, है ना। अब आ गया 2021 से रियल स्टोरी चालू होती है। क्या हुआ था कि 2021 में मेरी 28 के आसपास की उम्र हो चुकी थी। अब मैं जहाँ रहता था भाईंदर में, एक छोटा सा 1 BHK जो मेरा फ्लैट है, अभी भी है। तो वहाँ शादी हो ही नहीं सकती, बीइंग अ मारवाड़ी जैन बॉय। क्योंकि हर एक को एक तो चाहिए, मुंबई में क्या भाईंदर एरिया में ना रहो, एटलीस्ट टाउन साइड या मिड टाउन में रहो। सेकेंडली आपका थोड़ा बड़ा घर होना चाहिए, बिल्कुल, है ना, तभी वो आपको लड़की देते हैं मारवाड़ीज का तो। हाँ। सेकेंडली मेरी जॉब नहीं थी, बिकॉज सेकेंड वेव आ गई थी। आपको पता रहेगा 2021 मार्च में सेकेंड वेव
बहुत भयानक बहुत ही थी। भयंकर वेव आई थी तो वो। अगेन जॉब मेरी कोई है ही नहीं, फाइनेंशियली ब्रोकन, ऐसा ब्रोकन, ट्रस्ट हाँ। वाइज ब्रोकन। एक और चीज से ब्रोक हो गया कि कैसा हुआ कि वो शादी हो वैसे पॉसिबल नहीं थी, तो मैंने क्या किया, वो घर रेंट पे चढ़ाया जहां हम रहते थे, जहां पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ। ओके। 14,000 में रेंट में चढ़ाया, और मैंने एक अच्छी जगह पे 2 BHK 40,000 में रेंट में ले लिया। अब वो गैप डिफरेंस कितना है महीने का? 26,000 रुपया। यस। ठीक है, अब वो भरना, ये वो जॉब नहीं है मेरे को, जो मंथली आता था अफिलिएट वगैरह से, थैंक्स टू गॉड कि वो एक सहारा था, 30,000 35,000 आ जाता था, जिसकी वजह से मुझे ये पता था कि चाहे कुछ भी हो ये मैं गैप फुलफिल कर सकता हूँ। बट अगेन जॉब नहीं थी, सेकंड वेव आ गया, तो घर वाले नाराज के तूने तो हमको इधर लाके फंसा दिया, क्योंकि लिए बड़ा तू कमा नहीं रहा एक तो, और बड़ा गैप है ऐसे वैसे। अब उनकी भी बात सही है, पेरेंट्स हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चे लोग कमाए, गरीब ना रहे। तो मई मंथ, या आप कह सकते हो अप्रैल एंड मई मंथ, ऐसा था कि मैं रात को बरोबर सोता नहीं था और किसी से डिस्कस नहीं कर पाता था मैं ये चीज़। कुछ दोस्त थे जो मेरे भाईंदर, जो पुराने घर के आसपास, जो मैं आपको कहा कि 2-3 दोस्त अभी भी मेरे हैं वैसे, जो मेरे को अभी भी समझते थे, पहले भी समझते थे। वो आज पहले भी मानते थे कि प्रतीक जैन तू कुछ है, आज भी मानते। मैं उनके साथ वैसा ही हूँ और हमेशा वैसे ही रहूंगा जैसे पहले था। तो वो उनके साथ मैं ये शेयर करता, बाकी किसी के साथ शेयर नहीं करता। ठीक है, फिर मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने कहा कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा है, मेरे को एक ट्रिप करनी है, करता धरता, डू और डाई, होएगा तो ठीक, नहीं होएगा तो 25,000 की कोई भी नौकरी इंटरव्यू देके लग जाऊंगा। मैंने फादर साहब को बोल दिया। उन्होंने मना किया। मैंने कहा कि अरे 1 ही लाख रुपए का रिस्क है, प्लीज करने दो। उन्होंने बोला मजाक है क्या 1 लाख रुपया? बोला कि प्लीज करने दो, रशिया जाना है, वही एक खुला है, बाकी सब बंद है, मेरे को रशिया करना है। फिर उन्होंने माना, ठीक है चलो लास्ट बार। फिर मैंने जून में 2021 में रशिया ट्रिप चालू करी, एंड वहां से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बिकॉज वो ट्रिप से मेरे 35,000 से सब्सक्राइबर्स से सीधा हो गए 1 लाख। ओह माय गॉड। उस टाइम ऐसा था, अगर आपको ध्यान रहेगा कि कोविड के पहले हर दूसरे इंसान को बॉलीवुड में घुसना था। यस। कोविड के बाद हर दूसरे इंसान को यूट्यूबर बनना है। यस। ये सीन हो गया था चेंज। ठीक है, तो उस टाइम 100 लोग रशिया गए थे, कंटेंट क्रिएटर। व्हाट आर यू सेइंग? यस, कम से कम 100 लोग, कोई पुराने यूट्यूबर्स, नए यूट्यूबर्स, सब मिला के। So you are saying in middle of that COVID wave, मतलब people were Second wave के so बाद। influenced by the wave of content creation कि Yes. everyone went to Russia because that was Yes. open. हाँ, वो ओपन था और हाँ। सबको उम्मीद थी कि इससे किक अच्छी मिल सकती है, Yes. लाइक गोरों के देश में, यू नो। हाँ। तो मैं भी गया, और उस टाइम जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक इंक्वायरी मुझे दूसरों से पता चला है कि 100 लोग गए रहेंगे, 100 लोगों ने कंटेंट बनाया, सिर्फ 2 लोग के कंटेंट वायरल और फेमस हुआ और नाम बना है, उसमें से एक मैं था, प्रतीक जैन। तो वो रशिया सीरीज प्रतीक जैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसने मेरे को वायरल कर दिया, ब्रांड आए मेरे पास कोलैबोरेशन के लिए, यूट्यूब से 30-35 हजार मंथली आने लगे। फिर फैमिली को लगा कि हाँ इससे कुछ आ रहा है, ये जो बोल रहा था कि इससे कुछ आ रहा है। अच्छा, उस टाइम भी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि इसको मैं अभी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर ही देता हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स, कुछ प्यार लोगों के। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका जो ये रशिया ट्रिप था, एंड दैट टू इन मिडिल ऑफ कोविड, इट बिकेम अ गेम चेंजर। हाँ, मतलब वही जो सेकंड वेव के बाद जो शुरुआत करी थी, मैंने सोचा कि यही अभी टर्निंग पॉइंट हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। तो उसके बाद ही मेरा सब कुछ चेंज हो गया, मैं बैक टू बैक फिर ट्रिप्स करते रहा। जैसे आजकल यूजुअली हम सुनते हैं यू नो कि स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स को गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं व्हिच बिकम वेरी डीमोटिवेटिंग फॉर देम, लेकिन क्या इसकी कोई फ्लिप साइड भी है कि कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो? बिकॉज मैंने बहुत इन्फ्लुएंसर्स का ये भी सुना है दैट उनकी अर्ली जर्नी में मे बी देयर फॉलोअर्स, देयर पेरेंट्स और देयर फ्रेंड्स, जिनकी तरफ से उन्हें और एक्स्ट्रा पुश मिला कि वो कंटिन्यू करते चले गए इस जर्नी में। तो इसमें मेरे केस में तो जैसे कि आपको पता है कि फैमिली फ्रेंड्स, ऐसा कोई पुश नहीं मिला, फिर चाहे फाइनेंशियली हो कि ऐसा मोटिवेशनल तरीके, बिकॉज उनको भी कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। हाँ। जब उनको पता ही नहीं होगा तो कैसे ही पुश करेंगे ना, है ना। तो वैसे तो पुश नहीं मिला, लेकिन मेरे को कमेंट्स, जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोगों को गंदे कमेंट्स वगैरह आते, तो जैसा काम करेंगे वैसे कमेंट आएंगे, मैं तो यही मानता हूँ। हाँ ठीक है, गलत कमेंट कुछ लोग इसलिए भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ जेलसी। ट्रू। कुछ पॉइंट्स उनके अलाइन से ना हो, मतलब अग्री ना करते हो, तो वो अलग बात हो गई, बट जेलसी इज द मेन रीजन कि साला ये मतलब मेरे से ज़्यादा ट्रैवल कैसे, मतलब ये है कौन ऐसा वैसा, तो यू नो गंदे कमेंट कर दिया। फिर कुछ ऐसे, मैं तो नहीं कर पा रहा ट्रैवल, मैं फंसा पड़ा हूँ घर में, है ना, बावजूद उसके वो गंदे कमेंट करेगा। ट्रोल्स बेसिकली, वो मतलब वो जेलसी के कारण। लेकिन मेजॉरिटी टाइम्स आपको गंदे कमेंट तभी आएंगे जब आप वैसा काम दिखाओगे, यू नो, फिर चाहे इंस्टाग्राम में बोल दो वगैरह। बट मेरे केस में बैक टू द पॉइंट आते हैं कि मेरे को मोटिवेशन मिला कमेंट्स या फिर लोगों के प्यार की वजह से भी, क्योंकि ट्रिप से वायरल तो हो गया था मैं, ब्रांड वगैरह, मतलब फाइनेंशियली थोड़ा बहुत मोटिवेटेड हो गया था, है ना। बट मेरे को कुछ कमेंट, मेरे को आज भी एक कमेंट याद है, मेरे को नाम याद नहीं है किस बंदे ने लिखा था,
बट उसने ये कमेंट लिखा था कि एवरीवन शुड हैव एटलीस्ट वन प्रतीक जैन इन देयर लाइफ। Oh my God, that's a अभी आप huge ये comment. कितना डीप स्टेटमेंट है आप समझो, है ना। एक तरफ मैं जो मेरी हिस्ट्री बता रहा था कि मेरे कितने कोई फ्रेंड्स नहीं थे वगैरह वगैरह, और अगर जैसे ही मैं वो पढ़ता हूँ कि यार मतलब मैं कितना इम्पोर्टेंट किसी को लग सकता हूँ, किसी को लगता हूँ यार कि एवरीवन शुड हैव एटलीस्ट वन प्रतीक जैन इन देयर लाइफ, तो मतलब उसको कितना मैं भागा रहूँगा, या फिर फिर मैंने सोचा कि अब ये काम कंटिन्यू करना है, बस मतलब ये करते रहना है। एंड आई थिंक काफ़ी इमोशनल मोमेंट भी रहा होगा बिकॉज जैसे कि आपने बोला कि बचपन में काफ़ी रैगिंग हुई है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं एंड इतने ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं काफ़ी थे। रैगिंग इन द सेंस कि मतलब रैगिंग हुई है, और इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं, तो उसके कारण ये था कि कॉन्ट्री नहीं कर पाता मैं। मतलब मान लो कि स्कूल में कुछ ऐसा वैसा, तो 5-6 बच्चे या फिर 10 बच्चे का ऐसे जो ग्रुप बन जाता है, मैं भी अगर वो ग्रुप का हिस्सा हूँ, उन्होंने ऐसा डिसाइड कर लिया कि 50-50 रुपीज़ सब लाना, अपन जाएंगे खाऊ गली नाश्ता करने शाम को वगैरह, ट्यूशन के बाद वगैरह 30 रुपीज़ लाना, ऐसे वैसे। तो मैं घर से मांगता ही नहीं था, बिकॉज मेरे को पता है कि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं घर से क्यों मांगूँ, है ना। तो मैं इसलिए नहीं जा पाता। जब आप किसी अंदर नहीं जाते हो, ज़्यादा ग्रुप में नहीं रहते, तो जाहिर सी बात है आप थोड़े से फिर इग्नोर्ड हो जाते हो। जब आप इग्नोर्ड होते हो तो आपके लेस फ्रेंड्स होते हैं, सारा ही चीज़ें फिर वो नेचर वाइज होता है, मतलब जाहिर सी बात है आप ज़्यादा जिधर टाइम दोगे वहीं पे सब कुछ होगा ना, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इग्नोर एज कम्पेयर टू अदर पीपल, थोड़ा सा इग्नोर था। फिर जब आप इग्नोर रहते हो तो कभी कभी रैगिंग हो जाती है आपकी वगैरह, दैट इज द केस। लेकिन फिर भी जो वो कमेंट आया आपको, एक कमेंट, एंड इमेजिन वो आपको आज तक अपनी लाइफ में याद है। हाँ, ठीक है, तो वैसे तो काफी, सॉरी टू इंटरेक्ट, मतलब लाइक काफी सारे कमेंट्स आए, लेकिन ये चीज का मैंने डिस्कशन इसलिए किया क्योंकि मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ था, वही मैं बोल रही हूँ कि मतलब कितना अच्छा लगता है ना कि एक इंसान इतना स्ट्रगल कर रहा है अपने सपने पूरे करने के लिए, कहीं से कोई ऐसा बहुत मेजर पुश या मेजर सपोर्ट नहीं मिल रहा, और फिर कोई एक कमेंट आता है जो आपको हिट कर जाता है, या कोई मैसेज आता है, जैसे आपके केस में आपके एक फॉलोअर का आया। आई थिंक वो मोमेंट काफ़ी इमोशनल तो रहा ही होगा, लेकिन इतना मोटिवेटिंग रहा होगा कि आप अभी तक इस जर्नी पे सोरिंग हाई एकदम। यस बिल्कुल, काफी इमोशनल था, जिसकी वजह से द रीजन इज सिंपल कि पीछे मुड़ के नहीं देखा, बैक टू बैक ट्रिप्स प्लान करते गया। मुझे पता है कि एक दिन मुझे वो पहुंचना है उस मुकाम तक। फिर धीरे धीरे जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं शिफ्ट हो गया जैसे ही, है ना, बड़े घर में, और थोड़ा फाइनेंशियली प्रोफेशन वाइज भी हो गया, फिर रिश्ते आने चालू हो गए। टिपिकल मारवाड़ी फैमिली बिहेवियर। यस, रिश्ते आने चालू हो गए। फिर मुझे मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, किसी के साथ जमा भाई, मुझे एक लड़की रितिका, जिसके साथ फिर शादी करी। शादी के टाइम 1-1.25 लाख फॉलोवर थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। बट एक और मैं कहना चाहता हूँ कि जब शादी, मतलब जब रिश्ता भी आ रहा था ना, लोग यही कंफ्यूज थे कि लड़का करता क्या है। ठीक है, ट्रैवल करता है, कुछ वीडियो बनाता है, बट ये करता फाइनेंशियली क्या करता है, लाइक एक्चुअल काम क्या है, क्या धंधा है कि जॉब है, क्या करता क्या है। तो उनको समझाना कि इसी से मेरा गुजारा है, यूट्यूब में वीडियोस डालना, कंटेंट बनाना, इससे वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ भी एक अलग सा फन था समझाना, हाँ, बट आई थिंक आजकल भी ना इंडियन फैमिलीज में, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज में, अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बट अभी भी वो माइंडसेट है कि ठीक है ये सब थोड़ा बहुत कर लिया वीडियो एंड ऑल, लेकिन जॉब क्या है, ये कोई जॉब थोड़ी है। दिस स्टिल डजंट फॉल अंडर लाइक द ट्रेडिशनल जॉब पैटर्न्स। बिल्कुल तो काफी लोगों की सोच मुश्किल रहा होगा आपके लिए समझाना भी। काफी कुछ लोगों को तो अभी भी नहीं पता। कुछ रिश्तेदार मेरे ऐसे हैं जिनको अभी भी नहीं पता कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। They still think कि अच्छा ये कुछ तो कर रहा है, बट कैसे ना कैसे कमा रहा होगा। ये ट्रैवल कर रहा है, अलग अलग देश में जा रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमकाना कर रहा है, ये पैसा कहाँ से कमाता है, लेकिन पैसा आ कहाँ से रहा है। अभी तो चलो, यू आर वेरी टचवुड, वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू दैट यू आर हैप्पीली मैरिड। ठीक है, यू हैव अ पार्टनर, यू हैव समवन जिससे आप बातें शेयर करो, ट्रिप्स करो कभी कभी जिनके साथ। लेकिन लेट्स मूव बैक, जो आपने स्टोरी बताई उस पर वापस जाते हैं। आपने बोला था कि आप ट्रिप करना चाहते थे, लेकिन एक इशू ये आ रहा था कि कोई था नहीं साथ में जाने के लिए। हाँ, और फैमिली अलाउ नहीं करती सोलो ट्रैवल, और उस टाइम में तो बिल्कुल नहीं करती थी। अभी भी है, इश्यूज तो है, बट वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। अभी तो नहीं, अभी तो पता है ना कि प्रोफेशन है, जा भाई जिधर जाना है जा।
यस ऐसा। तो फिर उस टाइम में जैसे आपने बोला कि लोग नहीं थे मेरे पास साथ में ट्रैवल करने के लिए, तो जैसा कि कैप्चर ट्रिप पे होता है कि वी एक्चुअली डू ग्रुप ट्रिप्स, ग्रुप अच्छा, ट्रैवल। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक ट्रिप प्लान हो गई है, एक ट्रिप डल चुकी है कि आपको कसौल लेके जाएंगे या मनाली या यूरोप, वी आर डूइंग इंटरनेशनल डोमेस्टिक बोथ। वाओ। तो वहाँ पे बेसिकली ये होता है कि अगर मैं एनरोल कर रही हूँ तो ऐसे क्या पता 10 जने और अलग एनरोल कर रहे होंगे जिनको मैं नहीं जानती। करेक्ट। तो यू गेट a company, basically a community of people who want to experience that place, who want to go out and enjoy the vibe. एंड लगभग सारे लोगों का माइंडसेट एक ही होता है माइंडसेट कि एक ही एंजॉय करना होता है, है। ट्रैवल करना है। हाँ, तो डू यू बिलीव, बिकॉज आपके साथ सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ, तो डू यू बिलीव इन दिस कि इट डजंट मैटर हु द पर्सन इज, बट अगर ट्रैवलिंग माइंडसेट है और ऐसे रैंडम स्ट्रेंजर्स के साथ आप जा रहे हो एक कंपनी के साथ, एक ट्रस्टेड कंपनी के साथ, तो इट एक्चुअली वर्क्स। हाँ, मतलब आपको आपका माइंडसेट पता है ना कि मैं क्यों जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मैं कोई भलती चीजें करने तो नहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, है ना। मुझे पता है कि भाई मेरे को एंजॉय करना है। बैकपैकिंग ट्रिप में ये फायदा होता है कि बजट कम में हो जाता है आपका, बजाय आप खुद से किसी टूर कंपनी को अप्रोच करो कि भाई मेरे को इधर जाना है, और वो लोग 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार होटल दे, प्राइवेटली सारा ही कैब्स करे आपके लिए, एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप फलाना, तो बहुत चार्जेबल होता है। बिल्कुल। वो जैसे ही आपने पैसा खर्च कर दिया उसमें, आप 3 साल तक किधर और जाओ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप बोलोगे कि भाई रुक जा, पैसा बचाने दे थोड़ा। कंकाल। हाँ, सही बात है। बैग पैकिंग का फायदा रहता है कि एक तो पैसे कम लगते हैं, ऊपर से आपको सीखने ज्यादा मिलता है। अब आप पूछोगे कि सीखने क्या मिलता है, तो आपको चीजें मतलब एक मैनेजमेंट आपको पता चलता है। जैसे MBA में आप जाओगे तो एक कोर्स रहता है, वो आप पढ़ोगे कि कैसे क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। इसमें क्या होता है बैकपैकिंग में कि आप खुद से मैनेजमेंट कर रहे हो, आपको पता चलता है कि मेरे को किधर क्या करना है, कैसे करना है, पैसे कैसे बचाने हैं, कम सस्ते में किधर क्या करना है ना। तो आप खुद प्लानिंग करते हो। जब आप खुद प्लानिंग करके वो सक्सेस पाते हो, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मतलब मैं नेक्स्ट टाइम भी कुछ और कर सकता हूँ। फिर आप नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर सकते हो। सो आर यू ट्राइंग टू से कि ट्रैवलिंग इज नॉट जस्ट अबाउट कि एक्सपीरियंसिंग न्यू प्लेसेस या फिर अलग अलग जगह जाके अलग अलग खाना ट्राई करना, इट इज समथिंग मोर देन दैट। मतलब इंसान वहां जाके थोड़ा चेंज हो जाता है, उसको चीजें सीखने को मिल जाती हैं। बहुत बहुत ज्यादा सीखने मिल जाती है। देखो, आप ये किसी से भी सुनोगे ना कि क्या सीखने मिलता है, वो बोलेगा कि भाई कल्चर सीखने मिलता है, ये वो। अरे वो तो ठीक है, ये ऊपरी ऊपरी की बात है। हाँ। कि उनके पहनावे, कल्चर, उनकी भाषा, वो सब अपने को समझ आती है या सीखने मिलती है। लेकिन मेन चीज पता है आपको क्या सीखने मिलती है? आपकी खामियां, है ना। अगर आप ज्यादा लोगों से मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, मतलब इसमें ये चीज कितनी अच्छी है। तो ये चीज शायद, या फिर इंडिविजुअली क्यों ना हो, या फिर देश से भी रिलेटेड क्यों ना हो, आज अगर कोई एक बंदा 10 से ज्यादा देश घूम के आ जाए ना, तो वो कह सकता है कि यार इंडिया में काफी चीजें लैक कर रही है, चाहे फिर सरकार के लेवल पे हो, कि सिविक सेंस, बेसिक एजुकेशन लेवल पे हो, सारी चीजें। पहले में जब मेरे को इतना नहीं पता था, तो मेरे को थोड़ा बहुत ही पता चलता कि भाई हाँ, इधर थोड़ा, बाकी इंडिया अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी भी मैं मानता हूँ इंडिया इज ग्रेट, बहुत अच्छा है ना। बट ऐसा है कि ज्यादा आप जब घूमोगे तब एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी जरूरी है। बिल्कुल, तभी वो इम्प्रूव होगा, है ना। अगर मैं क्रिटिसाइज ही नहीं करूँ गलत चीजों पे, फिर चाहे देश की सरकार हो, कि देश हो, या फिर एक इंसान हो, तो वो इम्प्रूव कैसे करेगा? तो जब आप ज्यादा घूमते हो, अब मैं ज्यादा कंट्रीज गया हूँ, मान लो फिनलैंड गया हूँ, USA गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, इधर दुबई गया हूँ, वगैरह वगैरह, तो मेरे को पता है कि वाह, वहाँ के कुछ लोगों के सरकारों ने कैसे काम किया है, कितना हार्डवर्क किया है, कैसे इंप्रूव किया है। वहाँ के पब्लिक को सिविक सेंस कितनी है कि कचरा नहीं फैलाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो जब पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करती है, तो एक देश कैसे आगे बढ़ता है। फिर चाहे आप सिंगापुर बोल दो, एक मछुआरों का गाँव था, कुछ नहीं था। दुबई बोल दो, 40 साल पहले कुछ नहीं था, 50 साल पहले। चाइना बोल दो, 40 साल पहले इंडिया से कई गुना पीछे था, है ना। आज चाइना किधर किधर पहुंच गया है। मैं इतने सिटीज में गया हूँ चाइना के, मेरे होश उड़ गए कि क्या इन्होंने डेवलपमेंट करके रखी है। कहने का मतलब ये है कि सीखो और अपने में इम्प्रूव करो। ठीक है। अगर हम इंडिया में बैठे हैं और बोलेंगे कि अरे ये तो क्या है, घूम फिर गया इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, बस मेरे को वही बात समझ नहीं आती है कि मीडिया कंपेयर क्यों करता है पाकिस्तान से इंडिया को। तो फिर आम जनता को क्या लगता है कि वाओ, इंडिया कितना आगे है, उसकी इकोनॉमी कितनी डाउन है पाकिस्तान की। अरे बेचारा वो क्या ही करे, मतलब अरे कंपेयर करना है तो चाइना से करो ना। 40 साल पहले वो क्या था, इंडिया के सामने कुछ नहीं था, और आज उसकी इकोनॉमी देखो कितने टाइम्स हो गई है इंडिया से वगैरह। कहने का मतलब ये है कि जो आपको दिखाएंगे वो आप कंज्यूम करके समझोगे, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो खुद से और देखते हो दुनिया, तब आपको पता चलती है कि असली खामियां क्या है। तब आप सुधारने की कोशिश करते हो, फिर चाहे इंडिविजुअल लेवल हो, या फिर अगर आपका नसीब चला तो एक
बड़े से लेवल पे। I would want to say this that you know if we look geographically हम्म or we look culturally, we are very rich as a land. India is a 100%. rich land geographically, culturally. Then exactly lack कहाँ आ रहा है कि हमारा tourism impact होता है और हम और ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं बाकी developing nations से या developed nations से। फर्स्ट रीजन, वेरी सिंपल रीजन, सिविक सेंस। यहाँ के लोगों में सिविक सेंस नहीं है। फॉरेनर कोई आएगा उसको ठगने का प्रयास किया जाता है, यू नो, काफ़ी टूरिस्ट जगह पे। लड़कियाँ जब फॉरेन गर्ल्स, इनफैक्ट इंडियन लड़कियाँ भी जब शॉर्ट्स पहनेगी तो उसका भी एक अलग बिहेवियर लोगों का रहता है उसके प्रति देखने का वगैरह। तीसरा रीज़न ये है कि सरकार ने यहाँ पे टूरिज्म का जो बजट है ना वो इतना बनाया ही नहीं है या फिर पहले से ही ऐसे चलता आ रहा है, आई डोंट नो। बट आज की तारीख में तो ये होना चाहिए जहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज टूरिज्म पे निर्भर है, उनकी इकोनॉमी टूरिज्म पे चल रही है। आई कैन से लिस्ट ऑफ दोज कंट्रीज। तो इंडिया में तो इतनी चीज़ें हैं, यहाँ पे बीचेस है, यहाँ पे रेगिस्तान है, यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे स्नो है, व्हाट नॉट, सब कुछ है आइडियली। कुछ है, आइलैंड है। ऐसी जगह या कंट्रीज बहुत कम है जिन पे ये सारी चीजें आपको मिल पाए। मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम से, कंटेंट क्रिएशन से इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड वर्ड जा रहा है about travel, about how India is rich in travel, that people should come here and you know experience different cultures, different cities, all of that. It should be like that, but the thing is that कि हम बहुत स्लो है हर चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंडमान भी गया हूँ, लक्षद्वीप भी गया हूँ, कश्मीर लद्दाख भी गया हूँ, केरला भी गया हूँ, सिक्किम भी गया हूँ, राजस्थान भी गया हूँ, मतलब सब कुछ ऐसे गया हूँ मैं, ठीक है। मैंने ये चीज़ नोटिस किया हम काफ़ी स्लो है। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। पिछले साल मोदी जी गए थे लक्षद्वीप, उन्होंने अच्छे से प्रमोट किया, उधर मालदीव्स की बैंड बज गई थी और लक्षद्वीप प्रमोट हुआ। सो अब तक मैं समझता हूँ कि यही चीज़ जापान, चाइना, कोई दूसरी कंट्रीज होती, अब तक काफ़ी होटल्स खड़े हो, एक साल के अंदर काफ़ी कुछ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया होता, है ना। जब ताज ने अनाउंस किया कि हम कर रहे हैं कुछ वाटर विलास, तो उसको भी जाएंगे काफ़ी साल, है ना। कहने का मतलब है हम स्लो है हर चीज़ में। अगर आपको पता है कि ये चीज़ बूस्ट हो गई है, मोदी जी खुद कर रहे हैं, मतलब एक इंडिया का एम्बेसडर ने किया, या फिर हम पुश करते, हम खुद ही करते यार, कम ऑन इंडियंस, लेट्स डू इट, है ना। हम या तो अंडमान, इधर लक्षद्वीप, डजंट मैटर, बट करते हैं तो उसको फिर फास्ट करो ना। कोई चीज़ सरकार शुड फंड, ठीक है चलो करो, तो टूरिज्म एक बजट, एक फंडिंग, एक बीच में कोई घूस खाने वाला ना हो, ये सारी चीज़ें मैटर होती है। डेवलपमेंट तभी होगी जब सरकार ने फंड अलॉट कर दिया और वो फंड सही उपयोग में जाए, बजाय यू नो वो लाइन, चेन ऑफ लाइन में थोड़े थोड़े पैसे हर कोई पॉलिटिशियन एटे, फिर एंड में एक छोटा सा अमाउंट आए, जो कि पिछले मतलब जब से इंडिपेंडेंस हुआ है तब से, फिर चाहे कोई भी सरकार हो, ये हमेशा से होते आता है कि एंड तक वो बजट पूरा पैसा नहीं बनता। अगर बनता भी है, पूरा मिलेगा भी, तो वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो पर्टिकुलर पॉलिटिशियन का टाई अप रहेगा, उसको ये हो मिलेगा। और अगर ये सारा मिडिल चेन एंड हो जाए, हाँ, तो ट्रैवल को काफी ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। हर फील्ड को बूस्ट होगा, हर फील्ड को। जब बीच से घूसखोरी खत्म हो जाए पॉलिटिशियंस के द्वारा और हर चीज़ को पैसा बरोबर मिले, फिर चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, हर कोई ब्लूम करेगा, हर कोई अच्छे से करेगा। एक इंसान जो फिर टैक्स पेयर है कि नहीं भी है, वो भी खुश रहेगा, उसको फैसिलिटीज प्रॉपर मिल जाएगी। वांट टू से दिस कि आज जो पावर कंटेंट क्रिएशन में है, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स के पास है, तो अगर पूरी ट्रैवल कम्युनिटी, डू यू थिंक दैट दे शुड एक्चुअली स्टार्ट सम इनिशिएटिव और सम मूवमेंट कि हम टूरिज्म को इंडिया में और प्रमोट करें, गवर्नमेंट के थ्रू चीज़ों को और पुश करें? देखिए, खुद से तो कर सकते हैं। अगर मैं खुद से भी ट्रैवल करता हूँ, जैसे कि काफ़ी जगह ट्रैवल कर चुका हूँ, इंडिया में भी लगभग 20 से ज़्यादा स्टेट्स कवर कर चुका हूँ, तो मैं ऐसे नहीं सोचूंगा कि सरकार तक बात पहुँचाऊँ, ये वो, मुझे पता है कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अगर मेरे को सरकार तक बात पहुँचानी है तो मैं सरकार से, मैं क्या मतलब हर कोई कंटेंट क्रिएटर यही अपील करना चाहिए कि देश का हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम पे ही ध्यान दो, वो ही एक बेस है अगर देश को ऊपर लाना है तो अगर सरकार तक बात पहुंचानी है तो अगर टूरिज्म लेवल ग्रो करना है तो खुद से बीइंग अ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, बीइंग अ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर एक आपका फर्ज बनता है कि आप अपने देश को भी प्रमोट करें। इसलिए मैं कभी कभी बीच में इंडिया में भी कुछ स्पॉट्स कवर करने की कोशिश करता हूँ। सो लेट्स मूव टू अ लिटिल फन पार्ट कि आपने भी बताया था कि रशिया वाज योर टर्निंग पॉइंट, द रशिया ट्रिप। तो ये बताओ, रशिया कितनी बार गए हो?
रशिया मेरा टर्निंग पॉइंट भी है और वन ऑफ माय फेवरेट भी है। फेवरेट क्यों है? Yes. बिकॉज आई थिंक यहाँ सबको ये जानना होगा हाँ, कि रशिया क्यों फेवरेट है। बिकॉज करता धरता वही है ना, हाँ, वही से सब स्टार्ट हाँ, हुआ था। और फेवरेट इसलिए भी है बिकॉज एक बार मैं ठंड में गया था और एक बार वहाँ के गर्मी में गया था। वहाँ की गर्मी मतलब भाई 14-15 डिग्री, मतलब Okay. बहुत सुकून वाला ना। तो दोनों टाइम मेरे को बहुत मजा आया। दोनों टाइम की सीरीज मेरी वायरल है, दोनों टाइम का एक्सपीरियंस फन है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, काफी लोग आज भी मेरे दोस्त है। तो वो चीज मेरे को अच्छा लगता है, एक रिलेशन, एक बॉन्डिंग, नॉट अ इंडिविजुअल वाइज बट एज अ कंट्री वाइज भी, कि हाँ इंडिया और रशिया का रिलेशन अच्छा है। लेकिन एज यू माइट नो, इंडिया में तो बड़ा चलता है ये रशिया वाला जोक ना। हाँ। 6,000 6,000 6,000। आप रशिया गए हो, आपकी चीजें भी वायरल हुई है, वहां पे भी चलता है इंडिया के लिए ऐसा कुछ जोक? मतलब मेरे हिसाब से इंडिया में जो चल रहा है वहाँ चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए वो तो वहाँ की बात हो गई। बट इंडिया में जो चल रहा है 100% रॉन्ग है। मतलब ये क्या है, मतलब एक लड़की को आप डिफाइन कर रहे हो, है ना, तो कितना गलत कमेंट है। आज मैं भी इतनी बार रशिया गया, मैं भी चाहता तो वायरल के लिए काफी ऐसे टैग्स या फिर थंबनेल या फिर ऐसे यूज कर सकता था कि 6,000 आयना वगैरह। लेकिन कितना शेम वाली बात है ये कि आप किसी लड़की को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो रेट वाइज के लिए, मतलब उस हिसाब से कर रहे हो। चाहते तो वो भी कर सकते हैं अपने पे, पता है क्यों? क्योंकि वो चाहेंगे तो वो भी अपने को बोलेंगे कि इंडिया 5,000, इंडियन गर्ल्स 5,000। अब आप पूछेंगे क्यों? और आप ही नहीं, हर कोई पूछेगा, क्योंकि किसी को ये चीज़ पता ही नहीं है, शायद कभी उन्होंने इंटरनेट में देखी नहीं होगी। लेकिन मैं कुछ दिन पहले अभी यूएसए में था, तो मैं ऐसे रील स्क्रॉल कर रहा था, तो कोई एक एमटीवी का, जैसे एक बिग बॉस आता है ना शो अपना, रियलिटी टीवी शो, वैसे एक कोई एमटीवी का कोई रियलिटी शो रहेगा। कंगना रनौत उसकी होस्ट थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, बट एक कोई कंटेस्टेंट थी, तो उसने बताया कि मैं ना पहले रशिया थी पढ़ाई करने के लिए, कि कभी कोई गई थी मैं पढ़ाई करने के लिए वगैरह वगैरह, और मेरे को ना पैसे मेरे पास नहीं थे, खत्म हो गए थे, है ना। तो मैं जहाँ पे रुकी हुई थी ना, वहाँ का कोई रिसेप्शनिस्ट वगैरह रशियन लड़का था, बिकॉज रशिया, वो मॉस्को में थी, तो रशियन लड़का था। तो मैंने उससे कहा कि मेरे को 5,000 दे दो। 5,000 रूबल्स, वहाँ पे रूबल्स चलता है, और तकरीबन उस टाइम पे 1 रूबल इज इक्वल टू 1 INR। वो लगभग ऐसे ही रेट है। फिर वो जो वॉर जो हुआ उसके बाद थोड़ा ऊपर नीचे हो गया रेट्स, बाकी 1 रुपये 1 रूबल लगभग सेम ही है वैल्यूएशन, ठीक है। तो उसने 5,000 मांगे, बदले में वो उसके साथ क्लबिंग गई। ये चीज़ उसने एज अ सीक्रेट अपना बताया। उसमें टास्क रहेगा कुछ वो शो में कि आप अपने डीप सीक्रेट्स बताओ, तो उसने, वो लड़की ने ये बताया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वो 5,000 में समर्पित हो। बिल्कुल। अब रशियन इस चीज़ को पकड़ के अगर बोले कि इंडियंस तो 5,000 में, है ना, जैसे हम बोलते हैं कि रशियन 6,000, वैसे ये भी बोल सकते हैं रशियन के इंडियंस 5,000। बिकॉज़ ये कितना तो बुरा लगेगा अपने को? एवरी रूम जोक है ये तो, एवरी रूम रशियंस जोक है, वाला। हाँ। बट और अभी आप पे ये जोक पड़ेगा, अभी समझो हम इंडियंस बोल रहे हैं रशियन 6,000, जब हम पे ये जोक पड़ेगा अपने सिस्टर्स, अपने माँ बहनों पे 5,000, कितना फील होगा अपने को? बहुत बुरा, गलत लगेगा, बहुत गलत। बिल्कुल। तो बस, तो सोचो कि हम फिर दूसरों को ये चीज़ क्यों बोल रहे, जब वो चीज़ हम पे आए तो हमको बुरी लगे। अब वो लड़की का नाम वगैरह मैं नहीं लेना चाहता क्या है, और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर में ये चीज़ बता रहा हूँ। आई होप कि उसको क्रिटिसाइज ना करे ये चीज़ देखकर, है ना, कि अरे हाँ ऐसा नहीं। ये चीज़ वो भी समझेगी अगर वो देखेगी तो, और सारे लोग समझेंगे कि एज एन एग्जाम्पल मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर चाहे तो रशियंस भी हमें एज अ 5,000 लड़कियों को देखकर बोल सकते हैं, है ना। तो ये बहुत गलत है कि ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करना किसी भी देश की लड़कियों को रेट वाइज वगैरह। ये क्या है, मजाक चल रहा है क्या, मतलब, है ना। तो मतलब आपको ये कहीं ना कहीं एक सिविक सेंस में भी लगता है दैट दे आर ओनली फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स रादर देन मेकिंग जोक्स अबाउट अदर कंट्रीज। एंड इंडिया में थोड़ी सी ये चीज फ्री हैंड है कि आप रैंडमली किसी भी कहीं भी जगह कुछ भी बोल पाते हो। इधर पंचायती बहुत है, फॉरेन में कैसा पंचायती नहीं है ना। मतलब अपने काम के हिसाब से देखो, दूसरों को कमेंट ना करो। अगर कोई फेल भी हुआ है, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू कैन डू इट। इधर कैसा है कि कोई सक्सेस होने जा रहा है तो टांग खींच के नीचे लाएंगे। और ये हिस्ट्री बताता है, अभी की बात नहीं है। आप देख लो कि मुगल्स कैसे इंडिया में एंटर हुए हैं, एक दूसरे की, मतलब अपने भाई के दुश्मनी, फिर मुगल्स का साथ लिया, तभी ब्रिटिशर्स कैसे एंटर हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। हम इंडियंस ने ही खुद को ऐसा किया ताकि के लोग आते रहे, अपनी वाट लगाते रहे, बिकॉज ऑफ अपना नेचर जो है कि हम सगे भाई के भी नहीं हो सकते, इगोइस्टिक प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें, सिविक सेंस। इफ वी एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स बस एंड स्टे लॉयल to our community, to our people, so true, things can be better. so true. अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा पंचायती वगैरह है, जजमेंट बहुत है। अगर मैं थाईलैंड में हूँ या कोई भी देश में हूँ, अगर मैं वहाँ रहता हूँ, अगर मैं साइकिल लूँ या सस्ती 2 व्हीलर भी लेके जाऊँ ना, मेरे जो आस पड़ोस वाले
जज नहीं करेंगे कि क्या है ये सस्ती चीज लेके घूम रहा है वगैरह। यहाँ इंडिया में जज करेंगे। कभी हुआ है आपके साथ? पता है ना मुझे, इसलिए तो कोई नहीं लेता। आज मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरे को देखो गाँव 2 टियर 3 टियर की बात नहीं पता है। मैं मुंबई जैसे शहर में रहता हूँ, वहाँ मुझे पता है कि अगर किसी मेरे फ्लैट मतलब मेरा जो बिल्डिंग है, टावर है, ठीक है, उसमें अगर किसी को साइकिल की इच्छा है, एक अडल्ट की बात करो जिसकी शादी हो चुकी है वगैरह, अगर उसके पास 4 व्हीलर वगैरह है, अच्छा खासा पैसा है, तब वो साइकिल ले, तो लोग जज करेंगे कि हाँ मतलब वो अपने शौक के लिए ले रहा है, तो अच्छे से जज करेंगे, अच्छे वे में जज करेंगे। अगर मैं रेंट पे रहता हूँ, मेरे पास कोई 4 व्हीलर नहीं है, मैं जब साइकिल लूँगा ना तो गलत वे में जज करेंगे कि क्या है साइकिल, बस वो बात है। A lot of judgment issues are there. यार इससे मेरे को एक चीज वो आ रही है दिमाग में कि आजकल whatever new generation is coming into the field of content creation, तो ये वाली चीज काफी काफी हैवी हो गई है कि यू नीड द बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, यू नीड द बेस्ट ऑफ कैमराज, और आपके पास काफी फैंसी चीजें होनी चाहिए बेसिकली अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है तो, ठीक है। क्योंकि इट इज ऑल्सो आई थिंक समवेयर इन द पार्ट ऑफ जजमेंट कि उनको ऐसा लगता है अच्छा मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मुझे अपना कमरा भी बहुत फैंसी दिखाना है, मुझे अपने कपड़े भी बहुत फैंसी दिखाने हैं, मुझे स्टैंड आउट करना है, लेकिन इस चीज से स्टैंड आउट करना है। तो बिकॉज द जजमेंट थिंग इज एवरीवेयर अराउंड। लेकिन व्हेन यू स्टार्टेड बैक इन 2014, वहाँ से पूरा एक तरह से जर्नी आपका इन लाइफ, आपका करियर जर्नी शुरू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे कोविड के टाइम पे आपका टर्निंग पॉइंट आया। तो डिड यू ऑल्सो स्टार्ट विद समथिंग फैंसी, लाइक दो यू वर फ्रॉम एज यू सेड लोअर मिडिल क्लास, तो क्या आपने भी ऐसी चीजें अफोर्ड करी, या फिर जो आपके पास था जितना बन पड़ता था आपने उसमें करा? पॉसिबल ही नहीं था ना कुछ खरीदने का, कैसे खरीदता? मैंने अपने लाइफ का पहला लैपटॉप 2023 में खरीदा है, 2 साल पहले। Are you kidding me? यस, इट्स ऑनेस्ट, लाइक मतलब एकदम सच बात कह रहा हूँ कि 2 साल पहले ही मैंने जिंदगी का पहला लैपटॉप खरीदा है। उस टाइम मेरी एज मतलब 29 ईयर्स की। सोचो 29 की उम्र में लोग, मतलब लैपटॉप एक बेसिक चीज़ है आज की तारीख में ना, मैंने तब खरीदा। उसके पहले कभी लैपटॉप भी नहीं था। तो वो जो इक्विपमेंट्स तो दूर की बात है, अभी खरीद सकता हूँ बिकॉज एज अ प्रोफेशन में इन्वेस्ट कर सकता हूँ हैवीली। मेरे को पता है कि कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मुझे पता नहीं, अश्योरिटी नहीं कि रिटर्न्स आना नहीं आना, कितना आना है, तब तक मैं इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। और पैसे भी होने चाहिए उसके लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो तो मेरा 12,000 का फ़ोन जो था सैमसंग का, उससे ही चालू किया था मैंने व्लॉगिंग वगैरह। फिर धीरे धीरे स्टेबलाइजेशन में, वो सस्ते फ़ोन में स्टेबलाइजेशन नहीं होता, तो मैंने 7,000 का गिम्बल खरीदा था एक, तो उस दोनों से मिलकर मतलब मैं व्लॉगिंग करता। फिर कोविड आया, फिर उसके बाद जब रशिया गया था तब मैंने 22,000 का फ़ोन खरीदा था। मैं बोला कि रशिया जा रहा हूँ, ऑलरेडी लाख रुपया खर्चा कर रहा हूँ, तो एक थोड़ा सा अपग्रेड कर लेता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया इस फ़ोन को लिए हुए, मतलब 12,000 का वापर रहा हूँ। तब जाके मैंने एक 22,000 का फ़ोन लिया था, पूरा मेरे हिसाब से 1 साल चलाया वापस। 2023 में फिर मैंने ये वाला लिया, सैमसंग S23, उससे चालू किया। इन द मिडल ऑफ दोज थिंग्स मेरे को स्पॉन्सरशिप में कैमरास आए। मेरे पास इंस्टा 360 है, 360X3 है, अभी DJI एक्शन कैमरा है, ड्रोन मैंने दुबई से ख़रीदा है। तो इन द मिडल मैंने सब किए, मुझे आए भी है फ्री में स्पॉन्सरशिप, मैंने खरीदे भी। आई कैन अफोर्ड नाउ ऑल्सो एनीथिंग लाइक दोज कैमराज हैं। कंटेंट इज़ द किंग। कि आप क्या कंटेंट बना रहे हो? कंटेंट इज द किंग। यू आर टेलिंग मी अगर कोई बढ़िया कंटेंट बना रहा है तो वो फाड़ सकता है इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम हो कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम, फाड़ सकता है। इनफैक्ट मैंने भी जब यूट्यूब चालू किया था, यूट्यूब में बढ़ रहा था, उसके बाद मेरी वाइफ ने 2022 एंड में वगैरह बोला था कि आप इतना ट्रैवल कर ही रहे हो एंड ऑफ कोर्स आप यूट्यूब में डाल ही रहे हो, तो इंस्टाग्राम पे भी डालो ना हाथों हाथ। बोला क्या डालूं, उसमें पैसे तो मिलने नहीं है। जिसमें से पैसे नहीं मिलने उधर मोटिवेशन नहीं मिलता है ना। मोटिवेशन कब मिलेगा? जब जहाँ से पैसा मिलेगा। यूट्यूब से पैसा मिलता है, तो मैं यूट्यूब के लिए बनाता था कंटेंट, मतलब व्लॉग्स। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन वाइफ भी सही कह रही है कि एक्सपोजर तो मिलेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैं साउथ कोरिया गया था 2022 अक्टूबर नवंबर में, सॉरी 23 के 22, हाँ 22 में पहली बार गया था। तब मैंने इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट चालू किया एंड यू वोंट बिलीव कि उस टाइम 20-25 हज़ार फॉलोवर थे, सीधे 1 लाख फॉलोवर एक ही ट्रिप में, 1 लाख फॉलोवर इंस्टाग्राम में। बोला यार सही है। तो फिर मैं वहाँ से इंस्टाग्राम के लिए भी बनाना चालू किया। इसका मतलब कंटेंट, हाँ, इसका मतलब क्या, कंटेंट इज द किंग, जो कि मैंने बोला वो तो ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ हार्ड वर्क। अगर मैं हार्ड वर्क ही नहीं करूँ, मैं ऐसा सोचूं कि नहीं यार मैं यूट्यूब के लिए करूँगा, इतनी मेहनत अलग से नहीं होगी कि यूट्यूब के लिए ऐसा शूट करना पड़ता है, इंस्टाग्राम के लिए ऐसा करना पड़ता है, इतनी कौन मेहनत करेगा, चलो सिर्फ एक ही सिंगल के लिए करता हूँ। नहीं, हार्ड वर्क। जो चीज़ मैंने शॉर्ट यूट्यूब के लिए दिया है, वापस फ़ोन को वर्टिकल करके इंस्टाग्राम के लिए सेम शूट करना, सेम रील बनाना, हार्ड वर्क। तो वो चीज़ हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। अब मैं रिसेंटली यूएस ट्रिप करी मैंने, ठीक है। मेरी बहुत लॉन्ग फ्लाइट थी, 20-22 घंटे की फ़्लाइट टूवर्ड्स न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जैसे ही पहुंचा,
मैं बीमार पड़ गया क्योंकि फ़्लाइट का मेरे को अच्छा मतलब वो लेग स्पेस बोलो या फिर मिडल सीट थी, अच्छी सीट नहीं थी, अच्छा बहुत ठंडी थी फ़्लाइट में एंड खाने पीने का अच्छा नहीं लगा मुझे, तो मैं नहीं खाया था। जैसे ही लैंड हुआ बीमार पड़ गया एंड ऊपर से सर्दी तेज़ हो गई। मैंने कैब करके न्यूयॉर्क गया, एक इंडियन रेस्टोरेंट में गया, ठीक है। मैंने सोचा कि लेकिन मैं रेस्ट नहीं करूँगा, मेरे को कैसे भी ये वीज़ा का डिटेल्स पूरा एंड करके ही वीडियो को एंड करूँगा, उसके बाद ही मैं चैन की सांस लूँगा, है ना। बुखार में मैंने पूरा वीडियो कंप्लीट किया शूट में, उसके बाद मैंने खाना खाया और दवाई ली, मेडिसिन उसके बाद ली जो कि मैं लेके ऑफ कोर्स इमरजेंसी के लिए लानी तो पड़ती है हर ट्रिप में। दवाई ली, उसके बाद आधा घंटा उधर ही रेस्ट किया मैंने, उसके बाद निकल पड़ा। ऐसे नहीं सोचा कि यार बाप रे बुखार आ गया तो रेस्ट कर लेता हूँ यू नो एंड मैं कल शूट कर लूँगा ये चीज़, नहीं। आज का दिन मेरे को यूटिलाइज़ करना है जितना हो सके उतना। तो हार्डवर्क सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। सेकंड चीज़ है अपॉर्चुनिटी, सही टाइम का उपयोग करना। वो कहावत है ना, मौके पे चौका मारो। अगर सही मौके पे आपने चौका नहीं मारा ना, कुछ नहीं होना है। कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क तो दुनिया कर रही है। मतलब कोई भलता इंसान बोलेगा कि मैं तो यार इतने साल से हार्डवर्क कर रहा हूँ, मेरे को तो सफलता नहीं मिली। कोई भलता इंसान बोलेगा कि कंसिस्टेंसी, भाई डेली वीडियो डाल रहा हूँ, मेरे 1 साल में 3000 सब्सक्राइबर हुए। तो ऐसे नहीं होता है, एक अपॉर्चुनिटी भी होती है जो इंपॉर्टेंट रहती है, उसको बोलते हैं सही टाइम पे। अगर आपने मेरी बैक स्टोरी सुनी है तो आपको पता है सही टाइम पे मैं रशिया गया, सही टाइम पे मेरे को एक सपोर्ट मिल गया कहीं पे फाइनेंशियली, जो जॉब चली गई थी तो यू नो एफिलिएट मार्केटिंग से आ रहा था। मतलब कुछ कुछ सही टाइम पे सही चीज़ करी मैंने, है ना, तब जाके ये चीज़ हुई है। फॉर एन एग्जाम्पल, पिछले साल के IPL में आपको पता रहेगा, रिंकू सिंह KKR का प्लेयर, 5 बॉल में 5 6 चाहिए थे और उसने मार दिए थे। उसके पहले हर साल वो 55 लाख में बिक रहा था, इस बार 13 करोड़ में बिका बिकॉज ऑफ दैट 1 ओवर। तो वो सही टाइम था, उसने मौके पे चौका मारा। ऐसे नहीं कि लक है। काफ़ी लोग बोलते हैं अरे नहीं भाई लक अच्छा है, मेरे को भी कमेंट आते हैं भाई आप कितने लक्की हो, आप इतना घूमते हो। भाई लक तो बहुत छोटा फैक्टर है, कहीं कोने में पड़ा है लक। तो लक में मैं आता हूँ, वो बाद में आऊँगा। लक तो कहीं कोने में पड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवर्क और सही टाइम पे चौका मारना होता है। अब रिंकू सिंह का ऐसा थोड़ी है कि लक अच्छा था कि जेन कुली की मेन कुली वाला बैट था कि ऐसा टच किया और 6 गया, नहीं। उसकी इतने साल की हार्डवर्क थी जिसकी वजह से उसको अच्छा से आता था और उसको सही टाइम मिल गया निखरने का कि 5 बॉल में 5 छक्के चाहिए और उसने मार दिए, है ना। वो अपॉर्चुनिटी भी सबको नहीं मिलती है, जब मिलती है तो पकड़ लो। मिलती सबको है, पता लोगों को नहीं चल पाता है। मतलब मान लो कि मेरे को मिल रही है तो मैं ध्यान नहीं दिया उस पे, उसको इग्नोर कर दिया, आलस कर दिया, कंटाला खा लिया, है ना, और अपॉर्चुनिटी चली गई। ये कंटाला क्या है? कंटाला मतलब आलस ही हो गया। अच्छा। हाँ, तो हम कंटाला बोलते हैं ऐसे। तो वो चल गया, अब पता नहीं वो कितने साल या कितने महीने बाद आएगी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यू नेवर नो, है ना। फिर थर्ड कहीं कोने में आता है लक, लक फैक्टर। अब लोग मेरे को बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा लक अच्छा, अरे मेरा लक अगर अच्छा होता, शेयर मार्केट में 7-8 लाख रुपया नहीं टूटता मेरा। कसी अभी USA जाके लास वेगास में 40-1 हज़ार रुपया हारता नहीं मैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई लक फैक्टर है ना, वरना हर चीज़ में लक होता मेरा। तो ये हार्डवर्क है, ये अपॉर्चुनिटी, सही टाइम पे आप सही चीज़ें करो तब जाके इंसान को सफलता मिलती है, और सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, हर फील्ड में। आपने जैसा मुझे बोला कि मैं US था और आप एक्चुअली कल ही रात को आए हो 12 बजे US से, तो उसके बाद आज आप हमारे साथ आ गए, विच वी आर वेरी हैप्पी अबाउट। एंड उसके बाद कल आप वापस बॉम्बे जाओगे। यस। बट यूजुअली ऑन Instagram वी सी वेरी फ्लैशी लाइव्स ऑफ क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स। दे यूजुअली शो ओके नाउ आई एम हियर, नाउ आई एम देयर, लाइफ इज गुड। तो एक्चुअली ये हार्डवर्क या ये स्ट्रगल्स ये दिख नहीं पाते। तो इज इट जस्ट विद यू, या फिर ये है कि इट इज नॉट दैट फ्लैशी, इट इज नॉट दैट ग्लैमरस? नहीं, होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। आज अगर मेरे केस में बात करें तो सब कुछ मिक्सचर है। मतलब ये ग्लैमरस भी है, सब कुछ है। आज मेरे को इधर हेलीकॉप्टर राइड करनी है तो मैं कर देता हूँ। दुबई में न जाने कितनी बार की है मैंने, प्राइवेट यॉट बुक कर देता हूँ मैं दुबई में, वीडियो भी बना देता हूँ। अभी न्यूयॉर्क में मैंने हेलीकॉप्टर राइड करी है। तो जो जो मेरे ड्रीम थे ना वो सब जी रहा हूँ। मैंने दुबई में स्काई डाइविंग करी है, मैंने स्कूबा डाइविंग अंडमान में करी है, मैंने स्विट्ज़रलैंड में पैराग्लाइडिंग करी है। मतलब ये मैंने सोचा भी नहीं था ये सब इतना करूँगा, है ना। तो वो सब चीज़ें मैंने करी है, तो है मज़ेदार है। लेकिन उसके पीछे हार्डवर्क, जो भाग दौड़, जो मेहनत लगती है ना, ओए होए होए, वो मतलब बहुत टफ है। कोई बहुत ऐसा ज़्यादा इंसिडेंट है कि मतलब ऐसा भी होता है कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव मोमेंट्स या बिल्कुल कुछ ऐसा फेस करना पड़ जाए कि यू डोंट बिलीव कि अरे एकदम से क्या हो गया है मेरे साथ? हाँ, यू फील लाइक क्विटिंग? क्विटिंग तो नहीं, बट ऐसे लगता है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। मतलब
मैं थैंक यू बोलूँ भगवान को कि क्या बोलूँ, तो थैंक्स भी बोलता हूँ कि थैंक्स ऑफ कोर्स बनना ज़रूरी भी है कि मैं सही टाइम पे निकल गया। फॉर एन एग्जांपल इंसिडेंट्स बताता हूँ कुछ कुछ। मैं जब उज़्बेकिस्तान में था तो वहाँ से मेरी दिल्ली की फ़्लाइट थी वाया अफ़गानिस्तान। एक दिन मेरा काबुल में हॉल्ट था, ठीक है, 2021 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने सस्ती एयरलाइन, मेरे पास उतना बजट होता नहीं था 2000 बैक इन 2021, तो 11,000 की फ़्लाइट मिल रही थी, मैंने बुक कर दी। मुझे नहीं पता था कि भाई ये ट्रांजिट वीज़ा भी लेना पड़ता है अफ़गानिस्तान का, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पे कोई ट्रांजिट एरिया ही नहीं है। तो ट्रांजिट वीज़ा लेके आपको बाहर जाना पड़ेगा काबुल में, ठीक है। तो मैंने उज़्बेकिस्तान में ही फटाफट अफ़गानिस्तान एम्बेसी गया और उन्होंने हाथों हाथ शाम तक मुझे एक ही दिन में वीज़ा दे दिया। मैंने फिर इंडियन एम्बेसी इन अफ़गानिस्तान को मेल किया कि मैं आ रहा हूँ करके। उन्होंने बोला मत आओ। मैं बोला नहीं, मेरी टिकट बुक हो गई है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है अभी नेक्स्ट टिकट करने के लिए, प्लीज़ एक दिन के लिए मेरे को आना पड़ेगा, है ना, वीज़ा मेरा ऐसे ही और फ्लाइट वैसी है। उन्होंने बोला ठीक है, आप पर्टिकुलर यही एरिया में रहना, इसके शेरेनो करके ऐसे एरिया का नाम है काबुल में, शेरेनाव, उसी एरिया में रहना, उसके बाहर मत निकलना, अनसेफ है पूरा। मुझे उस टाइम कुछ पता नहीं था, है ना। ये मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ एंड यू वोंट बिलीव कि अगस्त इन द वेरी नेक्स्ट मंथ तालिबान का वो हुआ था। तालिबान जब कंट्रोल में आ गया था, बहुत क्लोज है तो। बहुत क्लोज, 1 महीने का ही गैप था। तो मैं गया, सो मैं व्लॉग्स बना रहा था, मैंने 2-3 व्लॉग्स भी बनाए हैं यूट्यूब चैनल पे उसके, ठीक है। तो मैं व्लॉग्स बना रहा था, तो एक मेरे को लेन दिखी, बहुत अच्छी थी लेन, और बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ पे। मतलब वाओ, क्रिकेट और इंडिया, बीइंग एन इंडियन हम सारे फैंस थे। मैं बोला वो शॉट लेता हूँ, मेरे हाथ में गिम्बल था, ठीक है, फ़ोन था, गिम्बल था, और गिम्बल थोड़ा बंदूक जैसा दिखता है। हाँ। तो मैं गिम्बल से वो शॉट ले रहा था एंड यू वोंट बिलीव अचानक से क्या हुआ, तकरीबन 10-12 लोग, अ डज़न ऑफ पुलिस ऑफिसर बंदूकधारी ने मुझे घेर दिया। वो पर्टिकुलर मोमेंट में मेरी जब फटी ना, मतलब बोला यार ये क्या हो गया। तो उन्होंने बोला हे वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब कहाँ से, मतलब ये क्या कर रहा है ऐसा वैसा। मैं बोला ये मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। Like they had proper Yes, guns yes, and everything yes, and yes. they were around you. Yes, yes. अचानक से। अचानक से। God. Okay. बिकॉज वो जो लेन थी ना वो डिप्लोमेट एरिया की थी, वहाँ पे सब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह के वो लोग थे, और उनको तो पता है कि सिचुएशन अफगानिस्तान की क्या है, 1 महीने में क्या होने वाला है, उनको तो सब पता है। वो लोग यही कह रहे थे कि भाई दिस इज़ वेरी अनसेफ प्लेस, 1 हफ्ते पहले ही यहाँ पे कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, अब भी इसी लेन में, तो क्या घूम रहे हो ये सब। मैं बोला सॉरी, मैं इंडिया से हूँ, मैं 1 दिन के लिए आया हूँ, कल मेरी वापसी फ्लाइट है, प्लीज़। तो बोले कि क्या डिलीट करो। फटी होगी यार बहुत तुम्हारी। बहुत बहुत, वो 1 मिनट बहुत फटी थी मेरी। बोले क्या हो गया भाई, बच्चे से अचानक से टोइंग करके बंदूकधारी कहाँ से आ गए ना। तो मैं बोले ये क्या हो गया भाई, उनको समझाया मैंने, वो लोग भी समझ गए, ठीक है इंडियन है तो कोई नहीं। पाकिस्तानी होता तो दिक्कत होती, क्योंकि दे हेट पाकिस्तानी, दे लव इंडियंस। हाँ। हाँ, अफगानिस्तान में ऐसा सीन है कि उनको इंडियंस ज़्यादा पसंद है, पाकिस्तानी उनको इतने पसंद नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बोला चुपचाप होटल रूम में जा, उधर ही रहे, बाहर मत निकल। बोला ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बाहर एक्सप्लोर करता रहा। ऐसे काफ़ी सारे, बिकॉज बीइंग अ ट्रैवलर आप अलग अलग देशों में जाते हैं तो हो जाता है इंसिडेंट। मेरे को याद है 2023 में अक्टूबर का महीना था, तो क्या हुआ था, मैं जॉर्डन में था एंड इफ़ यू सी द मैप, जॉर्डन जो बॉर्डर शेयर करता है अपना इजराइल, पैलेस्टीन, इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, सऊदी अरेबिया एंड अपर साइड सीरिया के साथ भी करता है वो। तो पेट्रा वगैरह बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है, मतलब वन ऑफ द लीस्ट, क्या बोलते हैं उसको, इतनी प्रचारित नहीं है, जितनी प्रचारित होनी चाहिए ना उतनी नहीं है। जॉर्डन बहुत मेरे को ब्यूटीफुल लगी, हिस्टोरिक ये वो ना। तो मैं जॉर्डन में था और एक्सप्लोर वगैरह किया, बॉर्डर में भी गया था, इनफैक्ट इजराइल के बॉर्डर वगैरह के एरिया में भी था। ऑन द वेरी सेम डे मेरी फ़्लाइट थी टुवर्ड्स कज़ाकिस्तान। जैसे ही मैं कज़ाकिस्तान लैंड करता हूँ, मेरे को इतने सारे मिस कॉल है मेरे फादर के वगैरह, और फ्रेंड्स के मैसेज है वगैरह। मतलब क्या हुआ, तो देखा तो उसी दिन 7 या 8 अक्टूबर था, उसी दिन इजराइल और गाज़ा का, मतलब गाज़ा ने हमला किया था। What are you saying? यस, सेम डे। मतलब सोचो कि ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद। हाँ, मतलब वैसा नहीं, सेम डे मैं कज़ाकिस्तान पहुंच गया, और उसी दिन अगर एक दिन पहले करते तो, या 2 दिन पहले करते तो मैं तो अटक जाता। बिल्कुल, क्योंकि मैं अकबा शहर में था जॉर्डन के, जो कि बहुत नज़दीक है इजरायली बॉर्डर से। मतलब बहुत हिम्मत चाहिए यार। Yes. मतलब हर कोई, जितना हम सोचते हैं कि ठीक है ट्रैवल ही तो करना है, ट्रैवल करके कंटेंट ही तो बनाना है, इट इज नॉट इजी एज इट Not लुक्स easy. लाइक। खाने कुछ भी पीने का चैलेंज आ प्रॉब्लम सकता होता है। है। अब जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, चाइना 25-25 दिन गया, कभी कभी बीच में खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम हो गया कोई पर्टिकुलर शहर में, जहाँ पे वेज वीगन इंडियन रेस्टोरेंट कोई नामो निशान नहीं है। तो फ्रूट से काम चलाओ, दूध से काम चलाओ, जो इंडिया से लेके आए हो स्नैक्स उससे काम चलाओ, घर की याद आवे वो अलग। ओमान गया था अभी फरवरी में, फर्स्ट वीक में, तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे मेरा पैर ट्विस्ट हो गया और मोच आ गई मेरे को। सेकेंड डे तक पूरा रेस्ट किया मैंने, बर्फ़ के सेक किए, इतना पेन हो रहा था उस दिन रात को, लेकिन
मैं बोला ठीक है चलो कल सुबह तक देखता हूँ, नहीं हुआ तो वापस इंडिया फ्लाइट पकड़ के चला जाऊँगा। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग लकीली पेन गायब हो गया था, चल नहीं पा रहा था, फिर और रेस्ट किया मैंने एक और दिन, फिर दूसरे तीसरे दिन से कंटिन्यू किया टूर करना धीरे धीरे। आई थिंक इट इज ऑल्सो अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ। यस, बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है। अगर मैं सोचने बैठूँ कि ये हो गया ओ माय गॉड, वो हो गया ओ माय गॉड, तो ये फील्ड में मेरा कोई काम नहीं है। टाइम ही नहीं है सोचने के लिए फिर तो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो। यस, बिकॉज आई थिंक देर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स जो शुरू तो करते हैं बट देन पूरी भीड़ में कहीं खो जाते हैं। अभी आप बोल रहे थे कि जैसे आप जॉर्डन के बारे में बोल रहे थे, वेरी ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग। इंडिया में यार कोई ऐसी लोकेशन बताओ जो बहुत ही आपको बहुत ही सुंदर लग गई, मजा आ गया, लेकिन वो चैलेंजिंग भी हो बहुत। चैलेंजिंग अगर पसंद की बात करूँ हाँ। ना, तो बिफोर फ्यू ईयर्स यानी कि 4-6 साल पहले मुझे गोवा बड़ा पसंद आता था। स्पेशली अरम्बोल साइड एरिया, रशियंस पीपल, फॉरेनर्स पीपल अपना वो कुछ आर्ट करते बीच पे सनसेट के टाइम, बहुत पसंद। आज की तारीख में हालांकि थोड़े से विवाद है वहाँ पे भी, हाँ। लेकिन अगर आप लैंडस्केप की बात करो, नेचुरल ब्यूटी की बात करो, लद्दाख इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस जो मैं रिकमेंड करता हूँ। मतलब अगर बॉडी साथ दे तो चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो तो, बिकॉज लद्दाख में ऐसा है कि जो वादियाँ है, जो हसीन चीज़ें हैं ना, वो एकदम पिक्चरिस्टिक है। मतलब ऐसा लगता है आप साक्षात पेंटिंग में आ गए हो। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि भाई साहब हेल्थ कंडीशंस आपके इधर उधर थोड़े हो सकते हैं। ड्राई एयर है वहाँ पे, खून आना नाक से, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे ऑफ योर ट्रिप मान लो, किसी किसी को नहीं भी आता, लेकिन चांसेस हाई है कि आपके आएंगे ही आएंगे। नाक से थोड़ा बहुत ब्लड निकलना हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम है, तो जब आप ऊपरी की तरफ जाते हो तो हर गाड़ी में वहाँ पे रूल है कि ऑक्सीजन मास्क सिलेंडर रहते ही रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर गाइड 20% ऑफ द पीपल को ज़रूरत पड़ती है। मतलब 100 में से 20 लोग को ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ती है। लगेगा ही लगेगा। हाँ, कुछ लोग तो एडमिट भी होते हैं लद्दाख के हॉस्पिटल में, ले के हॉस्पिटल में। और जहाँ तक मैं गया था मुझे याद है, बिकॉज मेरी वाइफ थी साथ में, तो उनको सिर्फ ये दिखाना था नाक से खून आ रहा था करके, बट कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट ऐसे ही मैं हॉस्पिटल गया था, सिर्फ 10 रुपये का पर्ची होता है, बाकी सब फ्री है। What are you saying? हाँ, तो ले का ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का 10 रुपये का आपका पर्ची बनेगा सिर्फ। उसके बाद कंसल्टेशन, जो वो आपका बीपी चेक वगैरह, जो भी शुगर लेवल सब चेक करेंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल ना। मतलब कि दिल जस्ट आजकल 10 रुपए क्या ही, मतलब आजकल तो क्या मायने रखता है 10 रुपए, और उसमें वो पूरा आपका चेकअप भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। That's really वैसी great. चीज हर स्टेट में, हर शहर में हो जाए तो टूरिज्म कहाँ ही बूस्ट कर जाए हमारा। टूरिज्म बोलो, एक इंसान का कॉन्फिडेंस बोलो, क्योंकि आज मुझे पता है कि भाई मेरा पैसा, अगर मेरा बुरा वक्त आएगा तो हेल्थ में एटलीस्ट सरकार मदद करेगी, तो मैं और रिस्क लूंगा कोई दूसरी चीजों में, बिजनेस में, स्टार्टअप्स में वगैरह। अब मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि मेरे को लैक्स ऑफ मनी मेरे को इमरजेंसी के लिए रखने पड़ेंगे। अगर मेरा गलत टाइम आया, इंश्योरेंस पॉलिसी ओवर वो हो गई, तो मेरे को यार वो ही मेरे फंड काम आने हैं, सरकार थोड़ी पैसा देगी मेरे को, है ना। तो अगर सरकार से एजुकेशन और हेल्थ में बेनिफिट मिलता है ना, तो इंसान बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वो फ्री हो जाएगा वो टेंशन से। जैसा कि मुझे आपकी बातों से समझ आ रहा है कि जितना फ्लैशी दिखता है उतना कंटेंट क्रिएशन है नहीं, एंड स्पेशली ट्रैवल कंटेंट लोगों को लगता है कि यार ठीक है ना, फोन उठाना है, बताना है, यहाँ चले जाओ, चश्मा पहनू क्या? बिल्कुल पहन लीजिए। वो धूप मुंह पे आ रही है, ऐसा पप्पी दे रही है ना धूप। ओके, हाँ अभी और क्रेजी, हाँ नेक्स्ट पार्ट बना देते हैं। चश्मा पहन लिया अब आपने, बढ़िया, ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया कि इट्स नॉट दैट इजी, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कहीं पर आप फंस सकते हो, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि आजकल क्रिएटर्स बहुत ऐसे भी हैं, कुछ बहुत ए लिस्टर्स हमारे बहुत अच्छे भी हैं जिन्होंने डायरेक्शन दिया कंटेंट क्रिएशन की, लेकिन आजकल जो आ रहे हैं कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ भी ही बना रहे हैं। लेजेंड मतलब यार कुछ भी बना रहे हैं, ओनली फैन शुरू हो रहा है आजकल। मतलब डू यू थिंक दैट डायरेक्शन इज गोइंग राइट, और क्या इससे कंटेंट क्रिएशन की जो फील्ड है वो बहुत करप्ट भी हो सकती है, राइट? तो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? तो कहाँ से राइट हुआ ये? जब वो एथिकली नहीं रहा कोई चीज, तो वो राइट हुआ ही नहीं ना। अभी देखा देखी वाला सीन हो गया कि भाई ये पैसा कमा रहा है इस चीज की वजह से, तो मैं क्यों ना कमाऊं, ये कमा रही है इस चीज से, तो मैं क्यों ना कमाऊं, है ना। तो उस हिसाब से कल्चर, परिवार का जो आप लोग को सिखाया गया था पेरेंट्स से, सब धूल मिट्टी हो गया है। और सब कुछ भी एक्सपोज करने, लड़कियां तो एक्सपोज करने लग गई है, सब्सक्रिप्शन देने लग गई है, अपना एक लिंक बना दिया है कि सब्सक्राइब फॉर मोर हॉट कंटेंट। अब बताओ, हैं ये कोई बात हुई?
That's not तुमने content. मतलब 2 पीस का एक फोटो डाल दिया, या फिर ऐसे ऐसे आई बेट यू डोंट नो दिस, या I फिर bet you don't know हाँ this. आई बेट यू डोंट नो दिस, या फिर कोई और है, नमस्ते जी कैसे हैं आप, मतलब ऐसे लिस्ट निकलेगी जी, लिस्ट। हमारे इंडिया में इतनी लड़कियां हो गई है कि लिस्ट निकलेगी इतनी सारी कि भाई लिंक बना दिए उन्होंने कि सब्सक्राइब फॉर मोर हॉट कंटेंट, और फिर वो ऐसा स्माइली वाला ऐसा वैसा, मतलब क्या है। और यू वोंट बिलीव वो लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनके पास गिराक है, मतलब सेलर तभी बेचने पे माल तुलेगा जब बायर रहेंगे। Audience है। अपनी यूथ ऐसी है कि भाई साहब आईपीएल में किसी लड़की पे कैमरा मैन ने फोकस कर दिया ना, तो उसके इंस्टाग्राम में जाके उसको फॉलो मार देते हैं, है ना? हर जगह कमेंट्स में होता है नीचे व्हाट्स हर @, व्हाट्स हर @। मतलब ये बात हो गई है। तो इतनी यूथ बेकार हो गई है ना कि मतलब मेरे को कभी कभी हंसी भी आती है, साथ ही साथ सरप्राइज भी आता है, कभी कभी रोना आता है। आप एक कह सकते हो कि यार परेशानी वाली बात है अपनी यूथ की कि वो किस वे में जा रहे हैं। लड़के लोग जो है वो इसी चीज में पड़े हैं, फिर आप बोलते हो रेप कल्चर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। भाई साहब देख लो आप कंटेंट क्या बन रहा है। एक्चुअली मुझे लगता है कंटेंट के नाम पर ये सब हो रहा है। Yes, कंटेंट तो वो है ही नहीं कहीं से नहीं भी। है, वो कहाँ से इन्फ्लुएंसर हुए? ग्रो क्या बोलते हैं, GRW गेट रेडी विद मी। हाँ अरे भाई ये क्या चेंजिंग रूम है क्या? हाँ पूरा का पूरा तुम ऐसे कंटेंट बनाते हो, ढंग के बनाओ, एथिकल ऐसे बनाओ कि माँ बाप देखकर तुम्हें क्वेश्चन ना करे कि ये क्या बना दिया। समझ रहे हो बात बिल्कुल को? ठीक कह रहे हो। एथिकल बनाओ। लड़कों की भी बात करें तो यूट्यूब में भी ऐसे सीन है कि भाई थाईलैंड जाएंगे, ऐसे जाएंगे, कोई आपके व्लॉग में लड़की है उसको थंबनेल में लाना वगैरह, कोई इसमें बुराई नहीं है, सब करते हैं, मैं भी करता हूँ कोई। बट ऐसे थंबनेल पे प्रिटेंड करना, या फिर कोई कोई यूट्यूबर ऐसा भी है कि इसको 2000 में लिया, मतलब यू नो लाइक हद है यार। एंड आई थिंक दैट्स द डार्क साइड ऑफ कंटेंट क्रिएशन। यस, मतलब देखने वाले नहीं है क्या ये? जब देखेंगे क्या बोलेंगे, क्या तू हमारे घर में 76 बढ़ जाए। 76 के मतलब क्या बोलूं यार, मतलब है। तो इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, लड़की हो गई, लड़के हो गए, सारी चीजें अभी क्या लेवल में जा रहे हैं। और थैंक्स टू ये अपने टेलीविजन रियलिटी शोज, बुलाएंगे भी उनको ही ना जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं। बिग बॉस देख लो आप, अभी ये 18 था पिछले सीजन, बिग बॉस 18 था, 17 था। हाँ। तो 3 वाइल्ड कंटेस्टेंट को बुलाया था, तो यही तो सब कमेंट है कि भाई ये बिग बॉस 18 है कि बिग बॉस 18+ है। 3 वाइल्ड कंटेस्ट कौन लाया था, उनके आप इंस्टाग्राम देखो। तो आप तो कभी नहीं जाओगे अगर बिग बॉस में बुलाया जाए तो? क्यों नहीं जाऊंगा ना, जाओगे? हाँ। अगर सिखाने मिले कुछ, नहीं ठीक है, सिखाने मिले तो क्यों ना अच्छी चीजें सिखाऊं मैं, घर वालों को नहीं, दुनिया को, क्योंकि वो दुनिया देखती है ना। तो यार मेरे को ऑफर आएगा तो मैं 100% मैं ऐसा तो मना नहीं करूँगा, नहीं यार गंदी जगह ऐसे वैसे नहीं। भाई जगह अच्छी हो कि गंदी हो, तुमको एक्सपोजर मिलेगा, तुम्हारा फायदा होगा। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसा इन्फ्लुएंस फैला रहे हो। मेरे को पता है मैं पॉजिटिव वाइब दे सकता हूँ, मैं कुछ अच्छी चीज सिखा सकता हूँ, या फिर कुछ एक अच्छा संदेश दे सकता हूँ दुनिया को। तो अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिससे मेरा भी फायदा होगा, कि मेरे को एक्सपोजर मिलेगा, हो सकता है मेरे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर और बढ़ जाए, मेरे को रिकॉग्निशन मिले, तो मैं क्यों बोलूँ कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा इतनी गंदी जगह पे। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल जाऊँगा मैं। अपॉर्चुनिटीज लेनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज लेनी चाहिए, दैट्स इट। एक बात बताओ मुझे यार, अब तक आपको कितने साल हो गए हैं ट्रैवल करते हुए? नॉन स्टॉप कंसिस्टेंट 3.5 साल हो गए हैं। 3.5-4 साल आपको हो गए हैं। और ऑन ऑफ पहले भी करा है? हाँ, वो उस टाइम तो बहुत कम करता था, साल में 1 या 2 ट्रिप मैक्सिमम। हाँ, लेकिन अभी हो गया है 3.5 साल में, हाँ लगभग लाइक करते रहता हूँ। दुनिया की ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आपको ऐसा लगता है कि अगर इजीली, मतलब अगर मेरे लिए पॉसिबल हो तो मैं हर साल एक बार तो यहाँ मैं जाना ही चाहता हूँ? देखिए ऐसी तो बहुत जगह है जो हर साल मैं जाता हूँ, जैसे कि दुबई हो गई, मैं 9th टाइम जा चुका हूँ, थाईलैंड हो गया 8th टाइम जा चुका हूँ, अभी वापस जाने वाला हूँ, तो 9th टाइम वो भी हो जाएगा। तो हाँ, ऐसी जगह तो है कि साल क्या, मैं मतलब साल में 2 बार ऑन एन एवरेज हो जाता है मेरा जाना। बट अगर आप खूबसूरत जगह बोलो तो मेरे को स्विट्जरलैंड नेचर वाइज बहुत अच्छा लगता है ना। चेक रिपब्लिक, प्राग सिटी, एक हिस्टोरिक और बहुत ही एक क्या बोलते हैं, फेरी टेल वाला इफेक्ट देता है वो। जापान, अगर आपको लोग पसंद है, वहाँ पे जो हम्बलनेस मिलेगी किधर और नहीं मिलेगी, क्लीनलीनेस, हम्बलनेस, लोगों का बिहेवियर, टेक्नोलॉजी, हर देश का अलग अलग चीजें होता है ना। तो बट ये जो देश के नाम लिए है मैंने, दुबई मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि वहाँ पे बहुत चीजें करने को, अगर मैं 9 बार गया हूँ, यू वोंट बिलीव, आज भी मेरी काफी चीजें बाकी है करने को। जबकि मैं जब
जाता हूँ हर बार अलग अलग चीज़ें करता हूँ, फिर भी आज भी मेरी चीज़ें बाकी है, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत है करने को। दुबई का आपका बेस्ट एडवेंचरस एक्सपीरियंस क्या रहा है, मुझे वो जानना है। स्काई डाइव, उससे बेस्ट क्या हो सकता है? क्या फीलिंग थी वो एकदम जंप करने से जस्ट पहले वाली? जंप करने से पहले यही थी कि भाई पैराशूट बराबर खुल जाए भाई, ये जो आदमी है मेरे साथ जो टंगा है वो मेरे को छोड़ ना दे। मैं किधर जाऊँगा, कहाँ ही जाऊंगा पता कहाँ ही नहीं मैं। जाऊँ। तो ऐसा लग रहा था कि अगर आज तो जा भी सकता हूँ, नहीं नहीं वैसा नहीं ऐसा नहीं लग रहा था। नहीं, नहीं। दे आर आई थिंक ऑल वेल सर्टिफाइड एंड ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। और ये थोड़ा बहुत तो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर या होना चाहिए कि हम्म। लो यार मजे करो यार, कम ऑन। हाँ, वैसी जगह भी रिस्क मत लो जहाँ पे चांसेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आप तकलीफ में आ सकते हो, है ना। जहाँ पे आपको पता है कि नहीं बहुत कम चांस है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है और इनफैक्ट ये आपको लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा, तो वहां तो बनता है आपका एक्सपीरियंस लेना। तो मतलब डर नहीं लग रहा था आपको? नहीं। थोड़ा बहुत लग रहा था? डर नहीं कह सकते कि देखते क्या होगा, जल्दी से हो जाए यार। एंड व्हाट वाज द फीलिंग जब व्हेन यू फ्लू, हाँ, ठीक है, हाँ। और जब आप एक स्टेबल उसमें आ गए थे कि आप पूरा सामने का आसपास का चारों तरफ आप देख रहे हो, एंड वो फीलिंग कैसी थी? खुशी के आंसू, सच कह रहा हूँ। हाँ, डिड यू हैव टीयर्स? हाँ मतलब ऑलमोस्ट टीयर्स आप कह सकते हो, बिकॉज ऐसा है कि मैंने ये सब सोचे नहीं थे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, इतनी चीज़ें मैंने करी है लाइफ में, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कर सकता हूँ ये सब और करूँगा कभी। ये टाइम पे अभी जब जब जैसे जैसे करता हूँ वैसे वैसे एक सेल्फ अचीवमेंट बोलो या फिर खुशी के आंसू बोलो, वो आता है। क्योंकि मैं ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता हूँ, मैं ऐसा फ्लैक्स नहीं मारता हूँ कि एक बना दिया कि स्काई डाइव कर दिया तो उसके 10 कंटेंट बनाओ, 10 फोटोज, नहीं। एज अ प्रोफेशन मेरे को कंटेंट तो बनाना ही पड़ेगा। उसका एक कंटेंट बना दिया, दैट्स इट। उसके बाद मैं उसको भूल जाता हूँ। ऐसा नहीं कि उसके बाद में अलग से स्टोरी डालूं, ऐसा करूँ वैसा नहीं। तो ये सब मैं नहीं करता। ये चीज़ मैं कब करना चाहता, जब मुझे जब मैंने आपको कहा था कि मुझे दुनिया को बताना था, शो ऑफ करना था। हाँ। लेकिन जब आप सारी चीज़ें कर देते हो ना, तब पड़ी नहीं है शो ऑफ की। दुनिया जो माननी है, जो जाननी है, जो समझनी है समझे। लेकिन पहली बार जब ये सब एक्सपीरियंस करा होगा धीरे धीरे इंटरनेशनल, कहाँ मतलब एक लड़का लोअर मिडिल क्लास से आया और फिर उसने धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी, इंटरनेशनल ट्रैवल करा, दुबई में स्काई डाइविंग कर रहा है, मन में तो एक बार आया होगा ना कि अब कौन सा रिलेटिव क्या बोलेगा? हाँ नहीं, एक्चुअली एक वो मेरे को ऐसा नहीं है, मैं बहुत ग्राउंड टू अर्थ हूँ, तो मेरे को ऐसा किसी से वो नहीं है। भले किसी रिलेटिव ने कमेंट भी किया था, मैं आपको बता दूं, मैं जब मलेशिया वगैरह गया था बहुत कोविड के पहले, तब मैंने दुबई भी गया था एक बार। तो मैंने ना फेसबुक पे डाला था फोटोज और लिखा था बिजनेस ट्रिप। अब वो बिजनेस ट्रिप इससे डाला था क्योंकि कपड़े मार्केट में काम करता था, तो कपड़े के सैंपल्स दोस्त के साथ में लेके गया था। मतलब 3-4 सैंपल उधर, क्या पता ऐसे ही हो सकते, बिजनेस स्टार्ट हो सकता है ऐसे वैसे। मैंने लिख दिया था बिजनेस ट्रिप। तो किसी रिलेटिव ने मेरे पीठ पीछे कमेंट भी किया था, बिजनेस ट्रिप लिख के ऐसा ऐसा, हाँ। तो आज भी मुझे याद है। और हाँ, आज वो मेरा बिजनेस हो गया है ट्रैवलिंग का ना। हाँ। सो बट ऐसा नहीं है कि उसके प्रति कुछ लेकिन खुद को अंदर तो अच्छा लगता होगा ना कि मैंने खुद को प्रूव करा है, जो मुझे खुद पे बिलीव था वो मैंने प्रूव कर दिया है। सेल्फ अचीवमेंट एक बहुत अच्छी चीज होती है और वो होनी चाहिए। और उसके लिए मतलब आपको ये है कि आपको हवा में नहीं उड़ना है। फिर हाँ, ग्राउंडेड रहना जैसे जैसे आप सफलता प्राप्त करते हो आपको ग्राउंडेड रहना है। और आपको और मैं जितना पहले आप कह सकते हो डोनेट या फिर ऐसा, तो अभी थोड़ा और ज्यादा, ऐसा नहीं कि अभी टाइम नहीं है, मतलब अभी धर्म पहले जितना करता हूँ उससे ज्यादा अब करता हूँ। मैं जब भी मुंबई में रहता हूँ, घर पे रहता हूँ, डेली मैं पूजा करता हूँ। डेली हमारे नीचे मंदिर है, डेली मैं भगवान की पूजा करता हूँ। मुझे इतनी इंस्पायरिंग लगी है ना आपकी स्टोरी, ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे को भी ट्रैवल करना पसंद है। डेफिनेटली आई एम नॉट अ क्रिएटर इन ट्रैवल इंडस्ट्री, बट मुझे बड़ा पसंद है। एंड इन जनरल एज अ ह्यूमन बीइंग, आपने जो जो बातें बताई, इतना स्ट्रगल देखा, ये सब चीजें करी और फिर आप यहाँ तक पहुंचे हो, इजीली पॉसिबल नहीं होता लोगों के लिए। लोग हिम्मत तोड़ देते हैं अपनी। तो लास्ट में आई वुड जस्ट वांट वन थिंग कि बिफोर वी रैप दिस अप, आई वुड वांट कि आप हमारे सारे व्यूअर्स को ये बताओ कि ऐसा कोई ट्रैवल टिप है या ऐसी कोई जगह है जहाँ से अगर उन्हें नॉर्मली ट्रैवल करना हो या ट्रैवल कंटेंट के लिए ट्रैवल करना हो, वो कहाँ से शुरू कर सकते हैं? और ऐसी क्या चीज़ है जो कितनी भी बड़ी दिक्कत आ जाए, लेकिन ऐसा क्या होना चाहिए आपके अंदर कि कोई आपको रोक ही नहीं सकता आपके सपने पूरे करने से? सबसे पहले चीज तो होती है कि सपना देखो। काफी लोग तो सपने देखने से ही डरते हैं कि ये चीज तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा या कर ही नहीं पाऊंगी। जब तक आप सपने ही नहीं देखोगे तो वो चीज में आप स्टार्ट कैसे करोगे? सबसे पहली चीज है सपना देखना। उसके बाद आता है कि आप अपने दिमाग में ऐसे लाओ कि आपका वजूद है कुछ। मतलब अगर मैं सोचूं ही ना कि प्रतीक जैन तो कुछ नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। एक नॉर्मली कुछ करूँगा काम, है ना, काम धंधा लेके बैठ जाऊंगा। लेकिन जब अगर मैं सोचूं कि प्रतीक जैन तो कुछ है, तो मैं कुछ अलग करने का सोचूंगा।
तो अगर आपको ट्रैवल करना है या फिर कोई भी काम धंधा करना है, कुछ अलग करना है, तो बड़ा सोच के कुछ अलग सोचो, कॉन्फिडेंस रहो। ट्रैवल की अगर आप बात कर रहे हो तो ट्रिप पे निकलो, ग्रुप टूर करो, अगर अकेले नहीं जा सकते हो तो। जुनून होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप इजीली सिर्फ ट्रैवल ही नहीं, हर फील्ड में अचीव कर सकते हो कुछ ना कुछ। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर सफलता, बट कुछ ना कुछ 100% अचीव कर सकते हो। ऐसी कोई 5 लोकेशंस बताओ मुझे जहाँ कोई भी बंदा जो बजट पे है उसे जाना चाहिए इंडिया में, इंडिया में या experience करने बाहर के लिए। भी? बाहर, वो इंडिया। सिर्फ इंडिया में? इंडिया। तो देखो, वैसे तो गोवा के नाम अभी थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं कि भाई वहाँ पे टैक्सी माफिया वगैरह वगैरह है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि गोवा एक ऐसी जगह है ना जो थोड़ा सा आपको हाईलाइट देगी कि अच्छा बाहर के लोग, क्योंकि बाहर के लोग आपको आज भी अरम्बोल साइड देखने मिलेंगे गोवा में, रशियंस के वगैरह ना, तो कुछ हाईलाइट देगी कि अच्छा बाहर के लोग थोड़े से कैसे लाइफस्टाइल जीते हैं, क्या आर्ट वगैरह करते हैं वगैरह। तो एक बार बैकपैकिंग गोवा करो अगर नहीं किए हो तो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा नॉर्थ ईस्ट जाओ, सिक्किम स्पेशली जाओ। इसका कारण ये है कि वहाँ के लोग एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया मुझे थोड़े से पोलाइट लगे ज़्यादा। ये हो गई सेकंड। मैं थर्ड रिकमेंड करूँगा साउथ साइड जाओ, तो केरला हो गया। एक राजस्थान ज़रूर जाना, हिस्ट्री वगैरह पसंद है तो। Being a Rajasthani, I am loving this response. या एज अ ट्रैवलर, नॉट एज अ कंटेंट क्रिएटर। और फिर आप लद्दाख, तो मैंने आपको बोला ही है। हाँ ठीक है गाइस, आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी दैट यू जॉइंड अस हियर Thank you, even I am happy. yes, and आपने अपनी इतनी अच्छी जर्नी हमारे साथ शेयर करी। I am so thrilled and inspired. So I think our audience would also feel the same. Thank you so Thank much. you Really so much. Thank you appreciate. so much for coming here.